Yes, good evening to all of you friends. We'll start at class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now at 9 p.m. we start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो फर्स्ट नोट करें. चालू, मुक्ता, अंकित, प्रिया, अमर, अर्जुन, सोनल, another dance register. We move forward. 3% लोग बोले नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोल आ या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करिए. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एडवांस डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो क्लास खत्म होने के बाद. गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर बुधवार को मैं उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड करता हूँ. तो आज भी क्लास है, कल भी क्लास है, गुरु शुक्र शनि क्लास है. मंगलवार को बॉन्ड वाले हैंडआउट की क्विज होगी, बुधवार को शेयर वाले हैंडआउट की क्विज होगी. तो उस हिसाब से आप सब तैयारी करके रखें. हैंडआउट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो शेयर मार्केट मतलब 1 से 2 उसी को हम पढ़ रहे हैं आज और कल. मोबाइल से देख रहे हैं, मनोहर पटेल कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13, और उसमें बेल आइकन दबाओ, माल मिल जाएगा. डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, इस पे जाइए academy.com/manal.org कोर्सेज लेटेस्ट, उसमें पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, माल मिल जाएगा. ये नोट पे लेके बैठना, बहुत सारे ऑनलाइन सब आते हैं, सारे लिखने की जरूरत नहीं, पर कुछ समझो कि हर 10 मिनट पे कुछ हाथ से लिखो, वरना 2 घंटे खत्म हो गए, फिर पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा था, और फिर वही लोग परेशान हैं, हमको कुछ याद नहीं रहता. तो ये अलग से आपको इन्विटेशन कार्ड तो मैं लिख नहीं सकता, आपको खुद से जुगाड़ निकालना पड़ेगा. कुछ हाथ लिखोगे तो टेंशन बढ़ेगी, और क्या बोल सकते हैं. तो हमें से 5 सवाल शेयर मार्केट से निकलते हैं. पिछले साल भी आप जाए, तो आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं. नाउ अब तक हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लिया, शेयर्स के अंदर शेयर के प्रकार, डीमैट, आसबा, आईपीओ, एफपीओ, ये सब देखा था. आज देखना ये सेंसेक्स क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और उसके साथ जुड़े अलग-अलग कंसेप्ट समझने. शेयर मार्केट को रेगुलेट करते हैं सेबी. सेबी की पहले चीफ थी माधवी पूरीबुच, और उनका अभी कार्यकाल समाप्त होने आए हैं आईएएस तुहिन कांता पांडे. इसके पहले भी सेबी में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर चीफ थे, अजय त्यागी, यूके सिन्हा वगैरह वगैरह. आरबीआई का भी चीफ आप जानते हैं आईएएस है, से लेके बहुत कुछ. एनीवेज, अभी जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का सेबी एक्ट है. फिर ये डिपॉजिटरी जहाँ पर अपने फिजिकल शेयर्स रखे जाते हैं, उसको रेगुलेट करने का दूसरा एक्ट है. फिर हम शेयर्स बॉन्ड का बाइंग सेलिंग करते हैं, उसमें आपसे फ्रॉड हो गया तो उसका जस्टिस लेने का अलग सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है. भारत सरकार की सिक्योरिटी के साथ जुड़ा कुछ और इन्होंने कानून बनाया. तो अगर ऐसे 4-5 कानून है, तो सरकार ने सोचा इन सबको कंबाइन करते हैं और एक नया कानून बनाते हैं, जिसको कहें सिक्योरिटीज मार्केट कोड. हालांकि बना नहीं, पर भविष्य में जब बनेगा तो हम देखेंगे. सिटीजन चार्टर यानी कि नागरिक अधिकार पत्र क्या है. फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपने स्पीड पोस्ट बुक किया, लेकिन आपकी फैमिली मेंबर को 2 महीने से मिल नहीं रहा है, तो फिर आप कंप्लेन करो एक्स ऑफिसर को. अगर वो रिजॉल्व नहीं करे तो वाई ऑफिसर को कंप्लेन करो, वो रिजॉल्व नहीं करे तो जेड को कंप्लेन करो. ये स्टेज पर 30 दिन पे, ये स्टेज पर 45 डेज में रेजोल्यूशन आएगा. ऐसी जो पूरी सिस्टम बनाई जाए और कागज पे लिख के दिया जाए कि सिटीजन दिस इज योर राइट, ये आपका अधिकार है, तो उसे हम कहते हैं सिटीजन चार्टर. तो अगर ऐसा सिटीजन चार्टर है, ऐसा इन्वेस्टर चार्टर भी होगा कि जहाँ पर सेबी कहे देखो तुम्हारे साथ स्कैम हो जाए, ये वेबसाइट पे जाओ, ऐसा ऐसा करो, इसके बाद ये वेबसाइट है, इतने दिन में कंप्लेन का सॉल्यूशन आएगा. तो ये इन्वेस्टर चार्टर है. अब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है, ऐसी सब चीज़ों में मैं 40 मिनट बर्बाद नहीं करता, 20 मिनट में पढ़ के निपटा दो, एंड में सब दिया है. शेयर मार्केट की तरफ आते हैं, तो दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज नेदरलैंड के एम्स्टर्डम में था. एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है. तो अगर एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो भारत का भी सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही होगा ना, क्योंकि भारत एशिया में ही है, अफ्रीका में तो है नहीं. तो सबसे पहले बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर बना अहमदाबाद, फिर कोलकाता, और लास्ट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो 90 के दशक में शायद बनेगा. यूपीएससी ने एक बार ऐसी क्रोनोलॉजी पूछी थी, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया. तो ये सब स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में आप क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट बाइंग सेलिंग करते हैं शेयर्स की. अब स्वाभाविक है इनके अपने अपने सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे बैंकों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी तरह इनके भी होते हैं, जैसे बीएससी का बॉल्ट, एनएससी का नीट, ये सब हमको याद नहीं रखने, सिवाय के सेबी की ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे हैं. शेयर मार्केट में सैटेलाइट का बहुत महत्व है. वैसे ये जो बॉल्ट नीट वगैरह सॉफ्टवेयर है बीएससी एनएससी के, ये सबका डेटा कम्युनिकेशन इंटरनेट से होगा, और वो सब जाता है वीसेट सैटेलाइट द्वारा, वेरी स्मॉल एपेरेटस, एपर्चर टर्मिनल सैटेलाइट. वीसेट सैटेलाइट क्या साइंस टाइम में पढ़ लेना. तो अगर सोलर विंड या सोलर फ्लेयर्स आते हैं कि सूर्य में से बहुत ज्यादा नया नया तरंग आ जाए, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके चलते शेयर मार्केट भी आपको बंद रखना पड़े. यस, दैट इज पॉसिबल. सो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी आर इंटरकनेक्टेड लाइक दैट. नॉर्मल शेयर मार्केट में तो नॉर्मल शेयर्स बिकेंगे, अदानी, रिलायंस वगैरह. अब याद करो, वो जो ट्राई फाउंडेशन था, अनाथ बच्चों से दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड बना के हम तो बेचेंगे और ये वो करेंगे, तो अगर उनके शेयर्स आप नॉर्मल शेयर मार्केट में बेचने जाओगे, कोई लेगा नहीं, तो उनका आपको अलग बनाना चाहिए. तो सेबी मतलब सरकार ने ये कहा कि देखो ऐसी जो भी एनजीओ टाइप संस्थाएं हैं, सोशल एंटरप्राइज हैं, उनका अलग से सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे, ताकि उनके वहाँ पर उन्हें विजिबिलिटी मिले. वरना ऐसा है कि मान लीजिए होली के रंग है, तो एक तो केमिकल कलर्स हो सकते हैं और एक हर्बल कलर हो सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ बेचोगे तो क्या बिल में वो दिखे नहीं. तो आपको अलग से हाईलाइट करना है कि भाई ये हर्बल कलर है, तो उसकी दुकानें, उसका मार्केट आपको थोड़ा अलग बनाना चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर को ऐसा एक्सप्लोर करना है उस तरफ जाए. क्योंकि इधर आएगा तो वो कंपेयर करेगा, भाई हर्बल महंगा है, केमिकल सस्ता है, तो मैं तो केमिकल ले लूंगा, राइट. तो इट इज बेटर टू हैव अ सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर देम. ऐसा बोल के ये सब एनजीओ टाइप की जो संस्था है, उनका अलग से हम शेयर मार्केट या सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे, ऐसे सरकार ने बोला है. ये जो सेकेंडरी मार्केट है, इसका क्या महत्व है, मैंने कल भी आपको बताया था. ब्रांड न्यू कार खरीदा, वो प्राइमरी मार्केट है, लेकिन फिर आप उसको रीसेल नहीं कर पाओगे, तो आप नया गाड़ी भी नहीं लोगे, इसलिए सेकेंडरी मार्केट इज इंपॉर्टेंट. तो सेकेंडरी मार्केट होना चाहिए. ओके, अब हमें पता है कि ये कहाँ पर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब मुंबई जाना है. ऑफकोर्स आजकल तो ऑनलाइन होता है, लेकिन जब था तो मुंबई जाना था. तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको ढूंढना नहीं पड़े कि मुंबई जाना है, मुंबई में दलाल स्ट्रीट पे सब मिल जाएगा. ये नहीं कि फिर यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो, तो आपको बहुत सारा टाइम उसमें वेस्ट होता है, पेट्रोल वेस्ट होता है. सो नाउ यू नो स्पेसिफिक लोकेशन. तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, वरना बाइंग सेलिंग के अंदर आपका बहुत सारा तो टाइम ढूंढने में निकल जाए. इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द एसेट, वो भी बराबर है कि आप अपना पुराना माल इधर बेच सकते हैं ताकि पैसा उसमें से अनलॉक हो जाए. तीसरा, इट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी. फॉर एग्जाम्पल, मान लो पेटीएम का शेयर 3000 रुपये का शुरू में वो लिस्ट करे, फिर गिर के 300 हो जाए, तो आपको पता चल जाती है कि ये कंपनी बेकार है. तो उनके जो भी फाउंडर मालिक सब है, उनकी भी हवा थोड़ी ठीक हो जाती है, और उनको भी प्रेशर बना रहता है कि मुझे ठीक से काम करना पड़ेगा, वरना कंपनी बर्बाद हो जाएगी, मुझे निकाल देंगे, मैं नई कंपनी चालू करूंगा, कोई इन्वेस्टर मुझे पैसा नहीं देगा, क्योंकि मेरी रेपुटेशन हमेशा के लिए बर्बाद हो गई है. तो ये जो प्राइस डिस्कवरी है, औकात की डिस्कवरी है, ये शेयर मार्केट करवा देता है. जस्ट लाइक बॉक्स ऑफिस से पता चल जाता है, कोई फिल्म एक्टर अपना कितना भी पीआर करा दे, बट एट द एंड ऑफ द डे जब तक बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ नहीं कमाए, देन यू आर अ फ्लॉप एक्टर. सेम इज शेयर मार्केट. अब शेयर मार्केट काम कैसे करता है, उसके कुछ कंसेप्ट हमें समझने हैं. एक फार्मा कंपनी है सनोफी, जो दवाइयां बनाती है. इसका एक शेयर 2018 में मिलता था 4700 का. आप उसमें इन्वेस्ट करो, कंपनी को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से वो लोग आपको 7070 रुपये डिविडेंड देते थे. तो इधर आप अपना परसेंटेज निकालो तो पता चले 1.4% मेरी कमाई है. इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड, कि आपने शेयर खरीदा, उस पर कितना आपको डिविडेंड मिला, परसेंटेज आप निकालो. 2019 में थोड़ा और बढ़ेगा. अब 2020 तक हम पहुंचते हैं, तो स्वाभाविक है कोरोना है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी और दवाई वाली कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे.
तो प्रॉफिट में से वो डिविडेंड देते हैं, वो डिविडेंड बढ़ जाएगा। तो अब ये सीधा 350 रुपीज़ डिविडेंड दिया। इसके चलते बहुत सारे लोग जिन्होंने मान लीजिए पीवीआर सिनेमा के शेयर खरीदे होंगे, कोरोना लॉकडाउन है, वो कहीं फिल्म में तो कोई देखने जाएगा नहीं, तो हम अपने शेयर्स बेच देते हैं पीवीआर सिनेमा के और हम सनोफी फार्मा के शेयर्स खरीदते हैं। तो सनोफी फार्मा कंपनी के शेयर्स की डिमांड सेकेंडरी मार्केट में बढ़ेगी और जो चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका भाव बढ़ता है। अब देख सकते हैं कि 5000 का शेयर था 2019 में, 2020 तक आ गया 6500 में। बट फिर भी आप 6500 में उसे खरीदें तो भी कंपनी तो डिविडेंड आपको दे रही है 350, तो निकालो करीब 5.4% आपको इंटरेस्ट मिले। और उस जमाने में सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% बैंक वाले ब्याज देते थे। तो फिर जिन्होंने बैंक में पैसा सेव किया वो भी क्या करेंगे कि बैंक में से पैसा निकालो, ये कंपनी के शेयर्स खरीद लो, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड बैंक के सेविंग इंटरेस्ट रेट से भी बेहतर है। ओके, बराबर है। अब 2020 से 2021 तक भी ये जो रश है, जो मेनिया है, वो चालू रहेगा। लोग सोचेंगे फार्मा कंपनी को और प्रॉफिट होगा, यही खरीदो यही खरीदो, तो उसके चलते शेयर की डिमांड बढ़ेगी और वो प्राइस और बढ़ गया 7500 का हो गया। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट अब उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। उसका कारण 2021 तक आप पहुंचते हैं तो कोरोना की जो भी वैक्सीन बनी थी, जो भी अनलॉकडाउन होना था, ये सब हो गया। तो अब ये कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगी क्योंकि सब वापस नॉर्मल की तरफ जा रहा है। तो ये स्थिति में पाएंगे कि भाई अब तो मैं इसे खरीदूं, डिविडेंड यील्ड मेरा इतना बेहतर है, 4.4% है। तो फिर क्या होगा, इसका भाव वापस गिर जाएगा क्योंकि लोग बेच के भागना शुरू करेंगे वगैरह वगैरह। तो समझो हमेशा शेयर मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह पैसा मूव करते रहता है, डिपेंड करता है अभी कौन सा सेक्टर तेजी में है। तो फार्मा कंपनियों का ऐसा हो कि 2020-21 में और ग्रो करे, 2022 तक वो डाउन होने लगे, क्योंकि अब जो इन्वेस्टर है वो वापस 2022 में क्या करें, अपना पैसा बाकी इंडस्ट्री में शिफ्ट कर दें कि देखो कोरोना खत्म हो गया, होटल सिनेमा, एयरलाइन, पीवीआर सिनेमा, ये सब में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके शेयर खरीदते हैं क्योंकि वहाँ पर पब्लिक जाएगी, प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड आएगा। तो मनी कीप्स मूविंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर इन द शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट की अभी क्या चाल है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? शेयर मार्केट में तो 3000 कंपनियां हो सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए, 20-50 कंपनियां पकड़ो, उसका एवरेज निकालो क्या चल रहा है और रोज उस एवरेज को मॉनिटर करो ताकि आपको पता चले शेयर बाजार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो सेकेंडरी मार्केट, उसके अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक है, आप समझो वो अमेज़न है कि जहाँ पर सब शेयर मिलते हैं, ऐसा अमेज़न है। तो उसका इंडिकेटर है सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनियों को मॉनिटर करते हैं। ऐसा एक और भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका बोलो कि वो फ्लिपकार्ट जैसा है, उधर भी शेयर खरीद सकते हैं। इनका अपना इंडिकेटर है निफ्टी 50, मतलब 50 कंपनियों को ये ट्रैक करते हैं। मतलब बिकने को तो 4000 कंपनियों के शेयर बिकते हैं, पर वो एवरेज आपको 50 कंपनी का एवरेज बताता है कि कितना प्राइस जा रहा है, ताकि आप मॉनिटर करो ऊपर नीचे शेयर बाजार जा रहा है कि नहीं। तो रिमेंबर, बीएसई सेंसेक्स, एनएसई का है निफ्टी। अब प्रश्न ये जो सेंसेक्स या निफ्टी कैसे कैलकुलेट करें? एशियन पेंट्स कंपनी का शेयर जनवरी में था 2700 का, दिसंबर में 3500 का, इधर से इधर कितना ग्रो हुआ, 30%। तो क्या हम कहें कि पूरा शेयर मार्केट 30% अब चला गया? जवाब है नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ एशियन पेंट्स का भाव चढ़ा ना, हो सकता है टाटा मोटर्स ना चढ़ाओ, एयरटेल ना चढ़ाओ, आईसीआईसीआई में गया कुछ गिर गया हो। तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो 5000 कंपनी है, हम सिर्फ एक कंपनी का एवरेज निकाल के बोल नहीं सकते। आपके बराबर है, सैंपल बढ़ाते हैं कि 5000 में से 3 कंपनियों को सिलेक्ट करते हैं, ए फॉर एशियन पेंट्स, बी फॉर भारत पेट्रोलियम, सी फॉर कोल इंडिया। और अब इन 3 का एवरेज निकालो कि क्या शेयर भाव चल रहा है। एवरेज क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, और हम कहेंगे जो नंबर है एवरेज उसको हम कहेंगे सेंसेक्स। फिर हर दिन इसको मॉनिटर करेंगे, आज 30000 है, कल 50000 है, एंड वी कैन सी अप एंड डाउन गोइंग ऑन। इज दिस राइट? राइट लगता तो है, बट अभी भी ये फुली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पूरी 5000 कंपनियों को। इसका कारण ये जो एशियन पेंट है वो ऐसी कंपनी है कि वो पूरा साल उसका प्राइस शायद मूव ना करे, सिर्फ दिवाली वाली सीजन में, क्योंकि लोग पेंट ज्यादा खरीदेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, उस तमन्ना में दिवाली के आसपास का जो सीजन है तब इसका भाव या ट्रेडिंग बढ़ जाए। भारत पेट्रोलियम आपके यहाँ वो पूरा साल चलेगा, कोल इंडिया भी पूरा साल चलेगा, क्योंकि कोयले से ज्यादातर अपनी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यानी कि यहाँ पर ये तीनों जो कंपनियां हैं उसको सेम इज्जत नहीं देनी चाहिए। एवरेज निकाले तो उसमें कुछ कंपनियों को ज्यादा वजन देना चाहिए, जिसको हम कहते हैं वेट एवरेज। वेट एवरेज में हम क्या होगा, वेट एवरेज मतलब ऐसा कि अच्छा एशियन पेंट्स को मैं 1 टाइम्स वजन दूं, भारत पेट्रोलियम को 2 टाइम्स वजन दूं, कोल इंडिया को 3 टाइम्स वजन दूं। आपके पेट्रोल भी कीमती है और कोयला भी कीमती है, तो कोयले को ज्यादा क्यों दिया? क्योंकि कोयला का एक तो समझो बिजली रोज हम इस्तेमाल करते हैं ना, 24 घंटे तो हम गाड़ी पे नहीं घूमते हैं, और बिजली 24 घंटे चाहिए, तो इस लॉजिक से समझो उसको हम थोड़ा ज्यादा वेट दे दें। और वेट एवरेज में आप जानते हैं कि ऊपर जितना वेट दिया तो नीचे उतना वजन का टोटल करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 तो क्या 6। तो नाउ दिस सीम्स टू बी अ सेंसिबल वे कि सेंसेक्स का मतलब कि ऐसी 30 कंपनियां लो, उसको अलग अलग वेट असाइन करो और उसका ऐसा वेट एवरेज निकालो और फिर आपको क्या शेयर बाजार ऊपर नीचे जा रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है। एक कंसेप्ट की बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बताया कि वजन यहाँ पर दिया जाता है। अब थोड़ा इसे और रिफाइन तरीके से समझते हैं ताकि पता चले कि शेयर बाजार ऊपर क्यों चला जाता है, नीचे क्यों चला जाता है। मान लीजिए प्राइमरी मार्केट, जहां पर फ्रेश शेयर इशू किए जाते हैं, 1 अप्रैल 1979 को एक ही कंपनी थी किंगफिशर, उसका आईपीओ आया और लोगों ने खरीदा। इस आईपीओ के अंदर 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से 30,000 शेयर जो कंपनी का फाउंडर है माल्या उसने अपने पास रखे और बाकी 70,000 शेयर्स मेरे आपके जैसे लोगों को दे दिए। तो हम जो फाउंडर के पास पड़े हैं, जो वो ट्रेड नहीं कर रहा है, ऐसे शेयर्स को अब नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे जनता के पास क्या है, 70,000 शेयर्स जिसका वो आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसमें हर एक शेयर का क्या भाव चला है, मान लीजिए 10 रुपए, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ, 70,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हर शेयर का भाव 10 रुपए, तो टोटल 7 लाख रुपीस का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप वो कलम देख चुके हैं। इसे कहा जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जनता के पास जो शेयर आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये भाव पे चल रहा है, तो टोटल इस कंपनी का या ये पूरे शेयर बाजार का इतना वैल्यू है, क्योंकि हमने सिर्फ एक कंपनी मान के चलते हैं कि पूरा शेयर बाजार सिर्फ एक कंपनी से बना है, तो हमने पूरा शेयर बाजार इतना ही है, 7 लाख रुपीस का। बस फिर क्या होगा, आपने हर रोज ऐसा नंबर अपडेट करना है। हो सकता है भविष्य में किंगफिशर कंपनी के शेयर्स का भाव बढ़ जाए, क्योंकि लोगों को लगे कि अब ज्यादा लोग एयर ट्रैवल करेंगे वगैरह वगैरह, करते करते 2020 तक हम पहुंचे। मान लो 10 रुपए का शेयर जो था उसका भाव हो गया 2000 शेयर, 2000 रुपए, 2000 रुपी, और मार्केट में जनता के पास शेयर्स कितने ट्रेडिंग के लिए, 70,000। तो अब नया मार्केट कैप कितना होगा, 2000 का एक शेयर है, 70,000 टोटल शेयर है, तो 14 करोड़ हो गया। तो नया फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 14 करोड़ 14 करोड़ रुपए हो गया। बस आपको क्या करना है, ये बस कि ये कितना ऊपर नीचे जा रहा है आप निकालते रहो। तो असल में बीएसई सेंसेक्स की फॉर्मूला ऐसी है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रेजेंटली कितना है, मान लीजिए 14 करोड़, बेस ईयर 79 में कितना था, 7 लाख, टाइम्स 100 करोड़, तो आएगा 20,000। तो हम कहेंगे आज सेंसेक्स 20,000 की सीमा को क्रॉस कर गया, आज 50,000 हो गया, आज 70,000 हो गया वगैरह वगैरह। यार ये फॉर्मूला याद नहीं रखनी है हमें, बस कि ऐसा कुछ 3030 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन का कुछ एवरेज वगैरह निकाल के डेली मॉनिटर करते हैं और उसमें से सेंसेक्स बनता है। अब प्रश्न हो कि 30 कंपनियां कौन सी, एयरटेल लोगे कि जियो लोगे? आउट ऑफ 5000 कंपनी यू हैव टू पिक 30 सैंपल कंपनी, तो कौन सी कंपनी आप लोगे, वो कौन डिसाइड करता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्स सेल के ऑफिसर है वो डिसाइड करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई या वो कोई डिसाइड नहीं करेगा। वो समझो अमेज़न की दुकान है तो अमेज़न नक्की करेगा कि कौन सी चीजें मुझे फ्रंट पेज पे दिखानी है। हाँ, तो सेंसेक्स ऐसा सब है कि 3a + 2b + 1c डिवाइड बाय c ऐसा वेट एवरेज है। और उसी तरह निफ्टी का होता है, एनएसई का है निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जिसमें 30 कंपनियों को मॉनिटर करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी जिसमें 50 कंपनियों का ऐसा एवरेज निकालते हैं। अब यहाँ तक हमने जो समझा, अब आप लगाओ तुक्के कि भाई तो शेयर ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा। देखिए मार्केट में अलग अलग जात के इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं बुल इन्वेस्टर, सांड,
वो ऐसा सोचता है कि ये जो शेयर अभी 10 रुपए का मिल रहा है मैं खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है 15 का होगा तो मैं इसको प्रॉफिट में बेच पाऊंगा, तो उसका पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है। और सांड ऐसे कैसे आपको ऐसे मारेगा, कोई ऊपर की तरफ जाता है, मतलब व्हेन बुल्स आर एक्टिव वो ऊपर ले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बियर होता है बालू, उसका नेगेटिव पैसिव या वो ऐसा लगता है उसे ये जो भी यस बैंक का शेयर मैंने 100 रुपए में खरीदा लेकिन इसमें स्कैम हो गया, ये और गिर जाएगा तो 90 में बेच दूंगा क्योंकि और रुक गया तो ये तो 80 का हो जाएगा। ऐसे बियर होते हैं, दे फियर दैट द प्राइसेस विल फॉल और उस कारण से उसको बेच के निकल लेते हैं। हालांकि जरूरत नहीं है कि बेच के वो निकलेगा तो उसका लॉस ही होगा, वो शॉर्ट सेलिंग टाइप की ट्रिक्स अपने तो प्रॉफिट भी हो सकता है। शॉर्ट सेलिंग क्या है वो ब्रेक के बाद हम देखेंगे। एनीवे, सो बुल थिंक्स दैट मार्केट विल गो अप, बियर थिंक्स दैट मार्केट विल गो डाउन। और ऐसा ये दो अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति हो सकता है कि उसे लगता हो कि मेटल कंपनियों के, फार्मा कंपनियों के शेयर में मेरा बियर टाइप का नेगेटिव सेंटीमेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट कंपनियों के शेयर्स के लिए मेरा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो वो डिपेंड करता है, एक ही व्यक्ति एक ही साथ में बुल भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है, और ज्यादा कौन सा सेंटीमेंट हावी है उस हिसाब से मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है। अब बुल्स ज्यादा एक्टिव कब हो जाएंगे, उनका मतलब कॉन्फिडेंस कब बढ़ जाएगा। मान लीजिए आरबीआई रेपो लोन सस्ते कर दे कि जो 650 था उसको 625 कर दे, तो फिर ये बुल इन्वेस्टर सोचे अच्छा लोन सस्ते हो जाएंगे, पब्लिक दे मकान खरीदेगी, गाड़ी खरीदेगी, स्टील सीमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबके प्रॉफिट बढ़ेंगे। ऐसे आरबीआई की सॉफ्ट इजी मनी पॉलिसी हो, सस्ते लोन हो तो वो सोचते हैं और शेयर बाजार ऊपर जाएगा, हम लोग खरीदते हैं इसको और ऊपर चढ़ाते हैं। उसी तरह बजट में मान लो सरकार ये कहेगी देखो 7 लाख तक पहले इनकम टैक्स नहीं लगता था, अब तो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा वो कुछ लेके आए तो ये सोचे अच्छा ये जो जनता है 5 लाख इसके पास और बढ़ गई उसमें से और शॉपिंग करेगी और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तेरा शेयर खरीदो। तो बियर इन्वेस्टर का क्या होगा, उल्टा बोल देना है। बुल का जो समझा उससे उल्टा कि मान लीजिए आरबीआई लोन महंगे कर दिया टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, तो कंपनियों की सेल कम हो जाएगी, कंपनियों के प्रॉफिट कम हो जाएगा बोल के बुल इन्वेस्टर के सामने बियर इन्वेस्टर हावी हो जाते हैं। अगर सरकार बजट में और ज्यादा टैक्स लगा दे तो भी कंपनियों के प्रॉफिट को नुकसान होता है, तो उस वक्त भी बियर इन्वेस्टर हावी हो जाते हैं, मार्केट गिर जाता है क्योंकि लोग पैनिक में भागना शुरू करते हैं। ये सोच के कि अब मान लो कि नेस्ले कंपनी उसका मैगी या कुछ है उसका भाव बढ़ा दिया, अब इन्वेस्टर सोचे भाई इसका सेल कम हो जाएगा तो मैं इधर से पैसा निकाल लेता हूं और मैं जाके गोल्ड या बिटकॉइन या मकान खरीद लेता हूं, तो देन मार्केट विल फॉल। मार्केट इज बेसिकली शेयर मार्केट एक जानवर है, उसको जितना खाना खिलाओगे मतलब पैसा तो वो और ग्रो करेगा, उसका पेट में से पैसा वापस ले लोगे तो श्रिंक हो जाएगा। तो ये जो सेंसेक्स है पीस इकोनॉमिक बूम प्रॉस्पेरिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ऊपर जाता है, उसका उल्टा हुआ रिसेशन वगैरह तो नीचे आता है। मान लीजिए कोई सेक्टर हो जैसे इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी, उसके भी शेयर तो बिकते हैं। मान लीजिए सरकार ऐसा कहे कि इंश्योरेंस में पहले 74% शेयर फॉरेनर खरीद सकते हैं, अब कहे कि 100% शेयर फॉरेनर खरीद सकते हैं, 100% एफडीआई अलाउड इन इंश्योरेंस कंपनी। पैसा होगा तो अपने लोकल इन्वेस्टर भी सोचेंगे देखो अब तो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत विदेशी पैसा आएगा तो ये विदेशी लोग शेयर खरीदेंगे तो भाव ऊपर जाना है तो हम भी खरीद लेते हैं तो हमें भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो जब भी सरकार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई लिमिट्स बढ़ाती है तब भी बाजार ऊपर जाता है। पिलर 3 में एफडीआई के बारे में और समझेंगे। जब कंपनियों का मर्जर एक्विजिशन हो जाए कि विस्तारा एयर इंडिया मर्ज हो गया, एचडीएफसी का एनबीएफसी और बैंक मर्ज हो गया, तो इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बढ़ेगा, चलो खरीद लेते हैं। जब कोई मान लो जीएमआर ग्रुप है, एलएनटी ग्रुप है, इनको नया हाईवे या एयरपोर्ट बनाने का एनवायरमेंट क्लियरेंस प्रोजेक्ट मिल जाए तो प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके शेयर का भाव भी बढ़ जाता है। तो फिर नीचे कब गिरेगा, उल्टा बोलो आप। जब कोई कंपनी का सीईओ या एमडी अरेस्ट हो जाए, जैसे यस बैंक का मालिक ताराना कपूर उसको धर लिया, उसी तरह अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट या क्या अरेस्ट वारंट नहीं निकला, समन कोर्ट का निकला अमेरिका में, उसके और फियर मॉन्गरिंग कराया जाए, सोशल मीडिया में बहुत हंगामा किया जाए तो कुछ लोग डर जाए और अदानी का भाव फिर गिर जाए, मीडिया में स्कैंडल आ जाए वगैरह वगैरह। विसल ब्लोअर मतलब कंपनी का कोई एम्प्लॉई जो मीडिया में सरकार में इन्फॉर्मेशन लीक कर दे कि हमारी कंपनी में स्कैम हो रहा है, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो इन्फोसिस में कुछ 2 नंबर के काम हो रहे हैं, ऐसा किसी ने विसल ब्लो किया तो स्वाभाविक इन्वेस्टर डर जाएंगे, भागना शुरू करेंगे, तो इन्फोसिस का भाव गिर जाएगा। यस बैंक में तो स्कैम हो गया तो भाव गिर जाए लाजमी है। कभी कभी इलेक्शन के चलते भी ऊपर नीचे होता है कि मान लीजिए सरकार बीजेपी की हो और फिर ये लगे कि अगली बार इनको कम वोट आए हैं या इनकी सरकार नहीं बनेगी तो पुरानी जो भी परमिशन थी या अदानी को जितना इन्होंने फेवर किया था वो नहीं होगा, नई सरकार कांग्रेस की हो तो क्या होगा, अदानी के शेयर बेच के लोग भागना शुरू करें, तो इलेक्शन रिजल्ट्स आल्सो हैव अ बियरिंग ऑन दी शेयर मार्केट। उसी तरह आप याद करो बॉन्ड यील्ड कि बॉन्ड में कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपके बॉन्ड में तो फिक्स प्रॉफिट होता है ना कि मान लो 8% का इंटरेस्ट है, लेकिन आप उसे सेकेंडरी मार्केट में सस्ते भाव पे खरीद लो 90 रुपये में तो हो सकता है आपको 20% प्रॉफिट दिखे। वो मामला क्या था पिलर 1A 2 में हम मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन ट्विस्ट पे समझ चुके हैं। तो शेयर मार्केट में आप जाएंगे और फिर आप देखते हैं बॉन्ड में ठीक लग रहा है या कभी आपको लगे गोल्ड में ठीक लग रहा है, कभी लगे बिटकॉइन में ठीक लग रहा है, तो आप पैसा निकाल भी लेंगे। और मैंने बताया शेयर मार्केट ऐसा जानवर है, अगर आप पैसा निकालोगे गिर जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बॉन्ड यील्ड में चेंज आए तब भी इन्वेस्टर इधर उधर भागे तो शेयर मार्केट अप डाउन होता है। अब कुछ इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स और उसके वर्ड समझने क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में आए। एक कंपनी ये पेटीएम, पेटीएम का आईपीओ है तो 2000 रुपये का वो शेयर था, गिरते गिरते 700 हो गया। ये तो पिछले साल का स्क्रीनशॉट है, अभी शायद और बर्बाद हुआ पता नहीं। मैं पहले शेयर मार्केट बहुत खेलता था, आजकल मैं इतना खेलता नहीं तो मैं नजर नहीं, क्योंकि मैं बस थियरी और थोड़ा कंटेम्पररी इशू देख रहा तो काफी है। तो कौन सी कंपनी का क्या शेयर का भाव चल रहा है उसके ऊपर लोड नहीं लेना है, हमें उसमें ट्रेंड समझना है, दैट्स इट। सब लोग बर्बाद कंपनी उसके स्कैम में हमने आगे भी पढ़ी थी, वो सब बिना केवाईसी के फर्जी पान कार्ड वगैरह से मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के आरोप इस पे। ये इसे कहते हैं आईपीओ बबल कि शुरू में आईपीओ में बहुत चढ़े लेकिन फिर जो इन्वेस्ट करे तो बर्बाद हो जाए। ये मींस का भी मुद्दा है तो मींस में आराम से समझेंगे। एनीवे सो द पॉइंट इज लॉस में चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू कट योर लॉसेस। मतलब ये गिर के 2000 का 1000 आ गया आप में समझिए यू शुड एग्जिट, लेकिन कई इन्वेस्टर क्या करने नहीं तो वापस चढ़ेगा, तो जो लॉस है उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, उसके चलते वो और बर्बाद होते हैं। तो समझो पेटीएम प्राइमरी मार्केट में इशू हुआ तब भाव था 2150, फिर वो आईपीओ में आपको शेयर अलॉट हुए, सेकेंडरी मार्केट में आप बेच सकते हैं। तो वो तो जैसे ही सेकेंडरी मार्केट में 9% गिर गया तो इन्वेस्टर को निकल लेना चाहिए लॉस बुक करके कि ठीक है मेरे मुझसे गलती हुई थी, ये कंपनी को आइडेंटिफाई करने में मेरा 9% लॉस है, मैं चला जाऊंगा। पर इन्वेस्टर ऐसा करे नहीं और वो लेके बैठा रहे उसे, तो 2024 तक पहुंचे तो 620 पे पहुंच गया, मतलब अब आपका लॉस कितना है 71%। तो अब ये और बर्बाद है। इसे हम कहते हैं डिस्पोजिशन इफेक्ट। डिस्पोजिशन इफेक्ट जो लॉस है उसको लेके बैठे रहते हैं। पेटीएम में ये मेरे साथ भी हो चुका है, जब आईपीओ मैंने भी खरीदा था तो मेरा भी नुकसान हुआ, पर मैं तुरंत मैंने निकल लिया समझ के, वरना सोचो मैं इधर तक रुका रहता तो मेरा और नुकसान होता आगे। तो ये एक बात हुई कि जब लॉस होता है लोग पकड़ के बैठे रहते हैं, इस कारण से उनका और लॉस हो जाता है। ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, अगर उनको प्रॉफिट दिखे तो थोड़ा भी प्रॉफिट हो तो तुरंत बुक करके ले जाते हैं, ये नहीं समझते कि मैं रुका रहा हूं तो ये और बड़ा प्रॉफिट मुझे देगा। फॉर एग्जांपल जोमेटो, उसका आईपीओ 76 रुपये का मान लो शेयर हो, आपने खरीदा, फिर सेकेंडरी मार्केट में उसका भाव है 116 यानी 52% प्रॉफिट। तो क्या होगा, हमेशा हमें क्या कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत हमें आनंद चाहिए, तो हम तुरंत बेच देंगे। लेकिन मान लो अगर मैं रुक जाता तो 2024 में उसका भाव हो गया 260, तो अब कितना 242% प्रॉफिट। जबकि ऐसा तो है नहीं कि 2021 से 24 मैंने ये जो पैसा निकाल लिया तो कहीं और रखा हो तो ज्यादा आ जाए, ऐसे तो बहुत ही कम एसेट्स होंगे कि जहां मुझे इससे ज्यादा प्रॉफिट मिलता, लेकिन मैंने क्या किया, धीरज नहीं रखी, मैं एग्जिट कर गया। तो डिस्पोजिशन इफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थिंग्स कि लॉस को आप पकड़ के रखते हैं, प्रॉफिट में जब ठहरना चाहिए तो आप ठहरते नहीं, सो दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन इफेक्ट। और इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि डिस्पोजिशन इफेक्ट के चलते भारत के जो इन्वेस्टर हैं ये
मैक्सिमम निकाल नहीं पाते और बर्बाद और परेशान रहते हैं। देयर आर मेनी आल्सो सिमिलरिटीज इन यूपीएससी, अगर आप सोचने बैठो तो। आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो भाई और प्लान भी एग्जीक्यूट करो, फिर आप मैं 10 अटेम्प्ट तक इधर ही बैठा रहूंगा, फिर पता चले बाकी जगह भी अब तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। कोरोना में देखिए मलेशिया, ये इधर मलेशिया है। मलेशिया में जो मजदूर है वो ज्यादातर चाइना से आते हैं। कोरोना में आप जानते हैं सब लॉकडाउन हो गया है, सब मजदूर पलायन करके वापस चले जाएं। अब मलेशियन बिल्डर्स ने मलेशिया के लोगों से बहुत सारा पैसा एडवांस में लिया था कि हम आपको फ्लैट तैयार करके देंगे, और मजदूर तो चले गए तो फ्लैट तो कंप्लीट नहीं हुए। तो मलेशिया के सारे जो होम बायर्स हैं वो जाए कोर्ट में कि बिल्डर को अरेस्ट करो, इसने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। आम दिनों में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये बात बराबर थी। लेकिन कोरोना क्या है, पेंडेमिक है, ऐसा दूसरा कोई साइक्लोन सुनामी आ गया, नेचुरल डिजास्टर, वॉर, एपिडेमिक, साइबर अटैक, तो ये व्यक्ति क्या ही कर सकता था? हाउ कुड द बिल्डर कंप्लीट द प्रोजेक्ट? उसके हाथ में नहीं था, तो भगवान की इच्छा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? फोर्स मेजर। फोर्स मेजर मतलब ऐसी अप्रत्याशित घटना कि उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अपना ऑब्लिगेशन खत्म नहीं कर पाया और उसकी कोई गलती नहीं है, तो उस केस में उसे कोई सजा नहीं होगी, तो इसे कहते हैं फोर्स मेजर। उसे तो कोई सजा नहीं होगी, लेकिन आपका प्रोजेक्ट रुका रहेगा तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो अगर आपने ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, मान लो आपने जेट एयरवेज का शेयर खरीदा हो, उसका मान लो 600 भाव चलता, फिर कोरोना में लॉकडाउन आ जाए, आप सोचे कि इसका तो फ्लाइट उड़ेगा ही नहीं, तो हमको क्या प्रॉफिट होगा, तब लॉस लेके भी भागना शुरू करें, तो हो सकता है जेट एयरवेज का भाव गिर जाए। अब ट्रेंड देखते हैं ये 2019 से 25 तक, लेट मी ज़ूम इन, शेयर मार्केट कैसा रहा। 2019 मतलब मंदी चल रही थी, फिर 2020 आया। 2020 में शुरू तक, मतलब जो भी समझो जनवरी से लेकर सपोज ये अप्रैल तक हाहाकार मच गया था पूरी दुनिया में, कोरोना है कोरोना है। तो सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो भागने लगे अपना पैसा, मतलब शेयर जो भारतीय बाजार में खरीदे थे उसको बेचा, पैसा आया वो लेके वो अमेरिका भागे। तो देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉल डाउन। तो ऐसा जो भी 2020 में अप्रैल में जून तक चलेगा। उसके बाद ये फॉरेन इन्वेस्टर अब वापस आने लगे कि देखो भारत की फार्मा और आईटी कंपनियों में तो काफी स्कोप लगता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो आईटी सॉफ्टवेयर सबका उपयोग बढ़ेगा, और फार्मा कंपनियों का तो उपयोग है ये सब जितनी दवाई बनानी है, तो दे दनादन पैसा लेकर भारत में आने लगे। उसी वक्त अमेरिका में चला था क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने लोन बहुत सस्ते कर लिए थे, तो उधर से सस्ते लोन लेके ये फॉरेनर्स भारत में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, जो हमने पिलर 1 2 में भी देखा। तो 2020-21 में आप देखो ये दे दनादन बहुत ऊपर चला गया। वो ऐसा जमाना था कि आपको कुछ शेयर बाजार का ज्ञान नहीं है, ऐसे रैंडमली कोई भी कंपनी में पैसा डालो आपका पैसा ग्रो कर जाता था 10% 20% 30%। तो दे दनादन बहुत सारे लोग जो पहले शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते थे, ऐसे भारतीय लोग भी आगे। पैरेलल समझो उस वक्त वर्क फ्रॉम होम था, लोगों के पास फ्री टाइम था, और यूट्यूब पर आजकल आप जानते हैं ऐसे सब इन्फ्लुएंसर बहुत बढ़ गए हैं टिप्स देना शेयर मार्केट की, तो इस कारण से भी शेयर बाजार में बहुत सारे लोग एंटर हुए। देन व्हाट हैपन, हम 2022 तक चले, तो 2022 में आप जानते हैं क्या होता है। एक तो रशिया यूक्रेन युद्ध हो गया, इसके चलते करेंसी एक्सचेंज रेट सब उल्टी दिशा में जाने लगे। रशिया यूक्रेन से हम लोग जो फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते थे या विदेशों से जो भी ऑयल या मेडिसिन इंपोर्ट करते सब महंगा हो गया, तो भारत की कंपनियों के प्रॉफिट पर असर हो, तो विदेशी लोग सोचने में भागो इधर से। पैरेलली अमेरिका में हो गया फेयर टेपरिंग, जो हमने पिलर 1 2 में देखा था, उनकी सेंट्रल बैंक ने लोन महंगे कर दिए। तो अब ऐसे लोग जो अमेरिका से लोन लेके भारत में इन्वेस्ट करते थे उनको लगा गेम में मजा नहीं है, तो इधर अब आना नहीं है, और शेयर मार्केट ऐसा उसको पैसा नहीं खिलाओगे तो ग्रो नहीं करेगा। तो ये मतलब डाउन फेज में जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है 2023 तक, तब तक ये अदानी की कंपनी में स्कैम चला, ऐसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, उसके बाद शॉर्ट सेलिंग हुआ तो मार्केट फिर से गिर गया, वो क्या ब्रेक के बाद हम समझेंगे। फिर थोड़ा स्टेबल लगा 2024 तक, पर 2024 में भी अभी अक्टूबर तक पहुंचे तो तब से आप जानते हैं वापस गिरा है। इसके क्या कारण है? इसके कारण ये है अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट इज फॉलिंग, मतलब इंडियन मार्केट इज फॉलिंग, क्योंकि फॉरेनर सब भाग रहे हैं। उनको एक तो देखा कि देखो इंडिया में ये कार के सेल बहुत डाउन हो गए हैं, और कार सेल डाउन होना मतलब उसके पीछे स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर बर्बादी होगी, वो सबसे पैसा निकालेंगे। दूसरा, अगर ऑटो सेल्स कम हो रही है इसका मतलब क्या पब्लिक लोन भी कम ले रही है, तो यानी जो बैंक एनबीएफसी के शेयर्स होंगे जैसे एचडीएफसी या बजाज फिनसर्व उसमें भी ग्रोथ नहीं दिखेगा, ये सोच के भी वो भागना शुरू करेंगे। करेक्शन एंड मार्केट में करेक्शन होने का मतलब क्या है कि मान लो कोई शेयर ओवर वैल्यूड है, लेट मी गो बैक। जो सनोफी का एग्जांपल हमने देखा, देखिए 2020 में 6500 का शेयर था और 350 वो डिविडेंड देता था, मतलब 5.4% आपको प्रॉफिट दिख रहा था। तो मान लो ये एक सेंसिबल चीज है क्योंकि बैंक में आपको 4% ब्याज मिलता है, तो ये बेहतर चीज है। लेकिन 2021 तक इसका प्रॉफिट अब स्टैग्नेट हो गया, तो 330 डिविडेंड दिया, लेकिन भाव इसका बढ़ गया 7500, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आ रहे थे और वो इसको खरीद रहे थे, तो डिमांड बढ़ रही थी, भाव बढ़ा था। तो इस स्टेज पे हम क्या कहेंगे कि ये जो शेयर है ये ओवर वैल्यूड है, क्योंकि ये इतना डिलीवर नहीं कर रहा जितना इसका भाव चल रहा है। तो फिर क्या होगा, कभी तो करेक्शन होगा, गुब्बारा है कभी तो फटेगा, तो फट गया। तो ऐसा बहुत सारी कंपनियों जो कि अंदर भारत की कंपनियों के अंदर करेक्शन आ रहा है, ओवर वैल्यूड शेयर्स हैं, तो उसका भाव नीचे गिरेगा, लोग निकलना शुरू करेंगे। अनदर रीजन इज प्रॉफिट बुकिंग। मान लीजिए आपने ये पॉइंट पे शेयर खरीदा था 100 रुपए का, और ये पॉइंट पे 120 हो गया। ऑफ कोर्स आप चाहे तो और इसको पकड़ के बैठो ऊपर भी जा सकता था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे, नहीं मुझे अब निकल लेना है, प्रॉफिट बुक करना है 20 रुपए का। तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते भी फिर क्या होगा, वो भागना शुरू करेंगे, पैसा निकालना शुरू करेंगे, तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। इस कारण से आप देखिए शेयर मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में बहुत लंबा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया फिर और ऊपर क्यों नहीं गया, किसी ने प्रॉफिट बुक किया फिर इधर गया, फिर यहाँ से वापस क्यों किसी ने प्रॉफिट बुक किया वगैरह। दैट इज सेकंड थिंग। और ये इजराइल गाजा येन कैरी ट्रेड के बाद देखेंगे, उसके चलते भी पैसा मूव करने लगा। कुछ इन्वेस्टर को लगा भारत से बेहतर चाइना का मार्केट अब है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना का जो असर खत्म हो गया और चीन की सरकार ने बहुत सारा पैकेज अनाउंस किया है उसकी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, तो चाइनीज शेयर मार्केट में जाते हैं, तो इधर का पैसा उधर जाएगा तो अपना इंडिया का मार्केट गिरे। पहले कुछ लोगों को लगा देखो ट्रंप आने वाला है, बिटकॉइन का भाव बढ़ेगा, जो बढ़ गया था $1 लाख हो गया, तो कुछ लोग उधर पैसा शिफ्ट करें, कुछ लोग गोल्ड में पैसा शिफ्ट करें, तो यहाँ से पैसा शिफ्ट होगा, बाजार गिरेगा। ट्रंप आया, उसने क्या बोला, रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब कि अगर अमेरिका की हार्ली डेविडसन बाइक और भारत सरकार 100% कस्टम ड्यूटी लगाती है, तो तुम्हारी भी जो इंडिया की बाइक या कार आएगा मैं भी उस पर इतना टैक्स लगाऊंगा। तो इसके चलते अब इन लोगों को लगे कि भारत का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, भारत की एक्सपोर्टिंग कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, तो भागो इधर से। सम इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग कि अमेरिका में ट्रंप आने के बाद काफी इकोनॉमिक रिकवरी आएगी, तो अमेरिका का शेयर मार्केट हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है, और शायद ऐसा है भी, पिछले 2-3 साल में अमेरिका का शेयर मार्केट 20-20% ग्रो कर रहा है, जबकि निफ्टी और भारत का शेयर मार्केट 4% 6% ग्रो कर रहा है, तो कुछ लोग देखेंगे कि भागो इधर से। दूसरा, ट्रंप पिछली बार भी जब प्रेसिडेंट बना था फर्स्ट टाइम, तो उसने सब आम जनता की कंपनियों के इनकम टैक्स कम कर दिए थे, ताकि पब्लिक देना शॉपिंग करे, उनकी इकोनॉमी ग्रो हो, और वो भी ऐसे बोलते मैं टैक्स कम करूंगा, तो कुछ इन्वेस्टर बोले तो भाई अमेरिका के बाजार में ज्यादा मजा आएगा, चलो इधर से। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई मार्केट इज फॉलिंग, इंडियन मार्केट इज फॉलिंग। इसके बाद का मुद्दा था अल्फा एंड बीटा वैल्यू, बट दैट रिक्वायर्स अ फ्रेश माइंड। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में आप ये क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चन तो 5 मिनट के ब्रेक में देखना। 2020 की प्रीलिम में यूजुअली क्या होता था कि एक फैक्ट पूछे एबीसीडी, एक फैक्ट एबीसीडी, इधर 4 फैक्ट पूछे फिर करो अभी तुम, तो एक ही सवाल है, 4 चीज आप रट के जाओ तब काम होता है। क्या वो आपको कितना याद है 5 मिनट में, आप सोचिए।
3 more minutes. Thirty more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इसमें? एबीसीडी वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट. रवि, ज्योति, अमरीश, राजीव, हरदीप सिंह, ऋषिकेश, सुदर्शन, जयवीर, साहिल, चिराग, दिव्या, गौसिया, आर्यन, अभिषेक, धनराज, जयमीन सिंह, जिग्नेश, कमल, निश्चय, राजेश्वर, मधुकर, सुशांत, आराध्या, मोहिनी, मारियूष, कबीर, एस कुमार, प्रीति, सायरा, नंद, जया, अभिषेक, अल्फ्रेड सेफ, अमर, सीआर 7, अविनेश, कवि, नेहा, साक्षी, अर्जुन, अदर्स. करेक्ट आंसर्स. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो बैंक इशू करते हैं ना, मतलब नॉर्मल बैंक, एक्सिस, एसबीआई वगैरह. रिजर्व बैंक थोड़ी करता है. रिजर्व बैंक अगर करता होता तो हम पिलर 1 2 नहीं सीख लेते. तो 2 इज रॉन्ग. तो ये चला गया और डी चला गया. फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स तो अंग्रेजों के जमाने में जो भी सरकार इशू करती होंगी. शेड्यूल कमर्शियल बैंक आज की तारीख में ऐसा कुछ इशू नहीं करते. तो 4 इज रॉन्ग. तो बी भी चला गया. तो जो बचे हो जवाब आंसर सी 1 and 3. मीडियम टू टफ क्वेश्चन है. हालांकि मतलब आसमान से गिरा नहीं है, इतना बेसिक तो एक्सपेक्टेड है जब आप इंस्ट्रूमेंट आपको तैयार करने होते हैं. ये सब दिया किधर है? ये सब एनसीईआरटी की जो बिजनेस स्टडीज की किताब है 11 12 उसमें दिया. आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैं पढ़ाई रहा हूं, आपके हैंड आउट नहीं है सब. और आज का नहीं है तो 10 साल से है. तो इकोनॉमी इज नॉट लाइक हिस्ट्री. हिस्ट्री में ऐसे हर साल जैनिज्म बुद्धिज्म का कुछ सवाल आना है. इधर ऐसा नहीं है. ये प्रश्न आया इसके पहले आप देखो तो शायद इसके पहले 10 साल कुछ नहीं पूछा. फिर पूछना शुरू करे तो कंटिन्यूसली 2 3 साल ऐसा ही सब पूछे. फिर वापस बंद कर दे. तो मैंने तो फीस लिया तो मुझे तो सारे 10 साल पढ़ना ही पड़ेगा ना, भले वो ना पूछता हो. तो ये जो यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे गैस मास्टर आ गए जिन्होंने 2 3 एग्जाम के पेपर के एनालाइज कर दिए. वो उनको लगता है उन्होंने पैटर्न को ब्रेक मतलब क्रैक कर दिया है. तो सब बेफिजूल बातें उनके भरोसे अपना रहे हैं. कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी ही सफलता की चाबी है. तो मैंने आपको बताया शेयर बाजार ऊपर नीचे चलते रहता है. अब कुछ समझना है अल्फा एंड बीटा वैल्यूज में. पहले इतना नहीं पढ़ा था लेकिन यूपीएससी ने पूछा तो हम समझते हैं. बीटा मतलब क्या? शेयर बाजार की स्पीड के मुकाबले एक कंपनी के शेयर की क्या स्पीड है. सपोज कि सेंसेक्स जिसमें हम 30 कंपनियों का एवरेज ले रहे हैं वो मान लीजिए ग्रो कर रहा है 10% हर साल. लेकिन कोई कंपनी मान लो ये जो भी मिंत्रा या जोमेटो या कुछ वो मान लीजिए 30% की स्पीड पे ग्रो कर रहा है. तो मतलब ये बुल है और ये तो चीता है. तो हम कहेंगे ये जो कंपनी है इसका बीटा ग्रेटर देन 1 है क्योंकि इसकी स्पीड शेयर मार्केट की एवरेज स्पीड से ज्यादा है. आपके बहुत बढ़िया. फिर तो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिसका बीटा हाई हो, एक से ज्यादा हो और अपनी जिंदगी की सारी कमाई इसी में लगा देते हैं. देन देयर इज अ प्रॉब्लम. क्योंकि समझो इट इज अ 2 वे स्ट्रीट, 1 वे स्ट्रीट नहीं है. तो ऊपर जाएगा तो भी ये 3 गुनी स्पीड से जाएगा. जब नीचे गिरेगा तब भी 3 गुनी स्पीड से गिरेगा. तो मान लो अगर बाजार 10% गिरता है तो ये कंपनी का शेयर 30% गिर जाएगा. बीटा इज 2 वे स्ट्रीट. तो अभी जो बाजार गिर रहा है तो ऐसा होगा कि जिन्होंने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उनका जो पोर्टफोलियो या उनका डीमैट अकाउंट है वो और बर्बाद हुआ होगा बाकी लोगों के मुकाबले. तो ये हो गया बीटा. बीटा ग्रेटर देन 1 वाली कंपनियों का क्या हिसाब है मैंने आपको बताया. फिर कुछ ऐसी कंपनियां कि मान लो शेयर बाजार ग्रो करे 10% की स्पीड पे लेकिन ये कंपनी मान लो 3% की स्पीड पे ग्रो करे. ऐसी चार कंपनी आईटीसी जो सिगरेट और होटल का धंधा करती है उसका शेयर मतलब धीमा धीमा ही चलता है. तो हम क्या कहें बीटा इज लेस देन 1. की कंपनी इज नॉट क्लाइंबिंग एज फास्ट एज द शेयर मार्केट. हालांकि इसका पॉजिटिव भी बात है कि जब मार्केट गिरेगा 10% तो ये कंपनी से गिरेगी 3%. तो ये भी इसका पॉजिटिव भी आप सोच सकते हैं. तीसरा, मोनालिसा की पेंटिंग का क्या भाव है? मान लो पहले भी 400 करोड़ था, अभी भी 400 करोड़ है. सेंसेक्स तो कभी ऊपर कभी नीचे जाता ब्रेक के पहले हमने यही देखा. तो दोनों का क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है. क्योंकि जो आर्ट में इन्वेस्ट करने वाली पब्लिक की सोच अलग रहती है, शेयर बाजार वाली पब्लिक अलग रहती है. तो कोई रिलेशन नहीं. तो हम यहाँ कहें बीटा इक्वल 0 कि मोनालिसा के पेंटिंग का शेयर मार्केट के प्राइस मूवमेंट से कितना स्पीड है जब 0 कोई लेन देन नहीं है. लास्टली, जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो लोग गोल्ड में से पैसा निकाल के शेयर में लगा देते हैं. क्योंकि मान लो गोल्ड 15% आपको रिटर्न दे रहा हो और बाजार आपको 20% शेयर बाजार ऊपर जा रहा हो तो आप क्या सोचेंगे? गोल्ड बेच देता हूँ, पैसा लेके शेयर बाजार में लगाता हूँ. तो इनका क्या उल्टा रिलेशन है? रिवर्स इज ट्रू. ये आजकल जो शेयर बाजार गिर रहा है तब पाएंगे कि सोने का भाव ऊपर जा रहा है. क्यों? जिन लोग शेयर बाजार से भाग रहे हैं वो अपना पैसा सोने में लगा रहे हैं तो सोने की डिमांड बढ़ रही है इसलिए सोने का प्राइस ऊपर जा रहा है. उसी तरह बॉन्ड में भी सिमिलर सीन बनता है कि पब्लिक शेयर से भागती है, उनको सेफ्टी चाहिए, बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है तो बॉन्ड का सीन अलग चले. तो दिस यूजुअली हैपेंस बट नॉट ऑलवेज. कुछ ऐसे भी साल और टाइम गए जब शेयर बाजार भी ऊपर गया और गोल्ड भी ऊपर गया है. बट यूजुअली इनवर्स रिलेशन है, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे आता है. तो यहाँ क्या बीटा इज लेस देन 0. बीटा इज लेस देन 0. यार ये सारी वैल्यू हमें बहुत याद रख के लोड नहीं लेना. हमें एक लाइन में समझना क्या था कि कोई एसेट की शेयर बाजार के सामने क्या स्पीड है उसको ढूंढने का ये कुछ इंडिकेटर है. अब प्रश्न तो फिर अल्फा क्या है? देखिए, मैं और आप इन्वेस्टर अपने पास फ्री टाइम ना हो तो हम क्या करेंगे कि हम कंपनी को स्टडी नहीं करें, हम म्यूचुअल फंड को पैसा देंगे और वो 25 कंपनी में इन्वेस्ट कर दे. तो म्यूचुअल फंड का सरदर्द हुआ. अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड तो अलग अलग है. जैसे टाटा म्यूचुअल फंड है, जो भी दूसरा अदानी म्यूचुअल फंड हो या बजाज 300 म्यूचुअल फंड हो. तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड हमें ज्यादा प्रॉफिट करा के देगा. तो इन सब म्यूचुअल फंड में अपना कुछ निकालना चाहिए इंडिकेटर. तो वो कहेंगे देखो कि सेंसेक्स यानी शेयर बाजार 10% ऊपर गया लेकिन हम जो म्यूचुअल फंड वाले हैं हमने अच्छी अच्छी कंपनियों को पकड़ के उसमें इन्वेस्ट किया था इसलिए हमने 12% प्रॉफिट डिलीवर किया. तो यानी हमारा जो म्यूचुअल फंड है टाटा म्यूचुअल फंड इसका अल्फा 2% है. उसी तरह अदानी म्यूचुअल फंड का मेरा 3% है, तीसरा कोई और होगा हमारा 4% है. तो एज अ इन्वेस्टर वी कैन डिसाइड कि इधर जाना है कि उधर जाना है. तो अल्फा वैल्यू से हमें पता चलता है कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है.
तो खिचड़ी मत करना। अल्फा का उद्देश्य अलग है कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए ठीक होगा, ये हम डिसाइड करते हैं। बीटा का ऑब्जेक्टिव अलग है कि कौन सी कंपनी शेयर बाजार की स्पीड से ऊपर जा रही है, धीमे जा रही है, उसको देखने की वो अलग चीज़ है। एक-एक लाइन में याद रखना, उससे ज़्यादा लोड लेना नहीं है और खिचड़ी नहीं करनी है, मिक्स एंड मैच नहीं करना है। क्या हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो कुछ लोग ये कहेंगे अच्छा मैं उसका बैलेंस शीट निकालता हूँ, प्रॉफिट लॉस क्या है, नया क्या गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मुझे सोच है मेरी। तो इसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं वो कि मैं कंपनी का बैलेंस शीट नहीं देखता, मैं बस उसका चार्ट देखता हूँ और चार्ट में सब वो हिस्टोरिकल पैटर्न से उन्होंने सब बनाया हो कि देखो अगर कोई कंपनी का भाव गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस गिरता है, फिर अगर ऊपर जाता है तो ये तो डब्ल्यू शेप बन रहा है। अब डब्ल्यू शेप में ये पुरानी लाइन के ऊपर ये गया तो ये नीचे जितना मान लो 10% गिरा था तो ऊपर 10% चढ़ेगा, तो आंख बंद करके पैसा लगा दो। ऐसा सब वो चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस सही चलता है जब मार्केट नॉर्मल हो। फिर ये जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध हो जाए, इजराइल गाजा पट्टी वाला हो जाए, ट्रम्प जैसा कोई आ जाए, तो ये सारे आपके चार्ट गलत साबित हो जाते हैं। बट एनीवेज दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं प्रॉफिट लॉस का। ये जो डे टू डे खरीदने बेचने वाले लोग होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग टेक्निकल एनालिसिस ग्राफ देख के निर्णय लेते हैं। पोर्टफोलियो क्या है? मान लीजिए आपको फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस बनना है, तो आप जाएंगे फोटोग्राफर के पास, अपने अलग अलग पोज में फोटो शूट करेंगे, फिर आप एक एल्बम बनाएंगे और वो एल्बम लेके आप अलग अलग डायरेक्टर्स को दिखाएंगे कि ये मेरा पोर्टफोलियो है। इसमें क्या होगा, आपका अलग अलग फोटोज हैं। तो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो क्या है? मैंने आपको बताया, आपको ईमेल चाहिए, ईमेल अकाउंट खोलो। आपको शेयर मार्केट में खरीदना बेचना है तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो आप अपने डीमेट अकाउंट में अलग अलग कंपनियों के शेयर इन्वेस्ट करते हैं। जब उसका आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, तो वो हो गया आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो कि आपने इसमें क्या रखा है, आप कैसे दिखते हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। तो उसमें अलग अलग चीज शेयर हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड, राइट्स, ईटीएफ, ब्रेक में और इंस्ट्रूमेंट समझेंगे। ये हुआ अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स आपने उसमें रखी है। अब पोर्टफोलियो के भी प्रकार होते हैं। कोई ऐसा हो कि सिर्फ बॉन्ड में इन्वेस्ट करे या आईटीसी जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करे जिनका बीटा एकदम स्लो चलता हो लेकिन वो सेफ चलता हो, तो हम करें ये आदमी कंजर्वेटिव टाइप का है, रूढ़िवादी है, ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता। और अगर कोई ऐसा हो कि ये जोमेटो पेटीएम टाइप के एकदम हाई रिस्क शेयर्स में डालता हो पैसा, तो वो ग्रोथ या एग्रेसिव टाइप का पोर्टफोलियो है, ग्रोथ या एग्रेसिव टाइप का पोर्टफोलियो है। कुछ लोग वो ऐसे होंगे बैलेंस में रखेंगे, थोड़ी रिस्की कंपनी, थोड़ी स्टेबल कंपनी, थोड़ा बॉन्ड खरीदता हूँ, तो बैलेंस पोर्टफोलियो है, बैलेंस पोर्टफोलियो। अभी सारे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, मान लीजिए मैं अपने पोर्टफोलियो मतलब डीमेट अकाउंट में टाटा मोटर्स, महिंद्रा मोटर, मारुति मोटर्स, कार मोटर के शेयर खरीद के रखूं, तब कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी नहीं दिखती है, विविधता नहीं दिखती, और ये असल में एक खराब चीज है। क्योंकि मान लो किसी कारण से ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन आ जाए, जैसे कोरोना में हो गया, तो मेरा तो बहुत लॉस हो जाएगा क्योंकि सारे शेयर बर्बाद हो जाने। तो अंग्रेजी में जो कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो मुझे क्या करना चाहिए, चलो एसबीआई बैंक का एक शेयर खरीदता हूँ, एयरटेल टेलीकॉम कंपनी का एक शेयर ले लूँ, ओएनजीसी एनर्जी सरकारी कंपनी का, और एक मारुति मोटर्स का। तो नाउ आई हैव अ डाइवर्सिफाइड या हाई डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो। तो सारे सेक्टर एक साथ बर्बाद हो ऐसा तो कोरोना में हो सकता है, वरना क्या होगा कि चलो दिवाली है तो ऑटोमोबाइल वाला चलेगा, अभी और कोई शेयर चलेगा, तो यू आर मतलब एवरेज आउट आपका हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, व्हिच इज आल्सो ट्रू फॉर यूपीएससी। कुछ लोग उनको पॉलिटी में मजा आ जाए तो पूरा दिन पॉलिटी लेके बैठे रहते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि भाई 16 सवाल आने आउट ऑफ 100, उसमें से 13 सवाल आपके लक्ष्मीकांत से हो गए, तो बाकी सब्जेक्ट करो ना, या इसी को लेके बैठा है, तो वो क्या उनका भी लो डाइवर्सिटी है, व्हिच इज नॉट गुड। उसी तरह कुछ लोग और बर्बाद होते हैं, आर्ट कल्चर, नितिन सिंघानिया, मतलब मैं 800 पेज रख के जाऊंगा जिसमें से सिर्फ एक एमसीक्यू आना है, तो वो तो इससे भी ज्यादा मतलब लो डाइवर्सिटी है। मजाक के लिए नहीं बोला, इसलिए कि आपको सावधानी रहे कि मुझे डाइवर्सिटी रखनी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डीपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। ये जो शेयर बाजार है, ये एक बड़ा सा वृक्ष है, इट इज अ ट्री। उसके रूट्स को फिर न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा भाई, आपका पैसा खींचेगा। अब अगर हम ये कहें कि भारत देश का इनकम पिरामिड बनाते हैं और जो रिच और मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हीं से ये जाड़ पैसा खींच के लाए, तो कितना पैसा है, मे बी 2 लाख करोड़ रुपीस। लेकिन अगर इसकी जड़ों को और गहरा किया जाए, इफ द रूट्स पेनिट्रेट इवन डीपर, ये जो गरीब आदमी है, इनसे भी 100 रुपए ले लो, तो फिर क्या होगा, इसको और न्यूट्रिशन मिल गया तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो जब हम कहते हैं डीपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट, वी बेसिकली मीन दैट गरीब से गरीब आदमी का भी थोड़ा पैसा बाजार में इन्वेस्ट होना चाहिए, विच इज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि इससे होगा ये कि अदानी नया आईपीओ एफपीओ लाए, उसे इन्वेस्टमेंट में पैसा मिले। दूसरा, ये नया आदमी आया तो ही पुराना उसको रीसेल कर पाएगा, यानी आपको लिक्विडिटी मिलेगी, वरना आपने शेयर खरीदा, कोई नया आई नहीं रहा, तब बेचोगे किसको, देन देयर विल बी नो लिक्विडिटी, तो ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए। तीसरा, याद करो बैंकों को बासेल नॉर्म्स के तहत नया कैपिटल लाना पड़ता है, रिकैपिटलाइजेशन, जो हमने पिलर 1 B 2 में देखा था, तो उसके लिए भी हमें मार्केट में शेयर बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे। आपको इन्वेस्टर नहीं मिले तो कहां से बासेल नॉर्म्स भी कंप्लाई कर पाए, तो इसके वास्ते भी हमें शेयर मार्केट चाहिए और ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट होने चाहिए। फिर ये नायका, पेटीएम ऐसी जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, इनको और एक्सपांड करना है तो उन्हें आईपीओ निकालना पड़ेगा, और आईपीओ में भी और ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, दैट इज रिक्वायर्ड। तो फॉर दिस पर्पस डीपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी, मतलब गरीब से गरीब आदमी उसमें आना चाहिए। इसके वास्ते सेबी अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करते रहती है। सपोज आप जूते की दुकान पे जाएं और आपने तय करके गए हैं कि मुझे कोई फालतू ब्रांड नहीं लेना है, तो पड़ जाते हैं, मैं प्रीमियम ब्रांड लूंगा, सिर्फ नाइकी एडिडास प्यूमा मुझे चाहिए। तो अगर स्टोर में ऐसा कुछ नहीं मिला, आप क्या करोगे, आप नहीं खरीदोगे, आप घर वापस आ जाओगे। तो उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि पब्लिक शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करे, तो ये जो गरीब आदमी है इसको थोड़ी पता है कि नायका क्या करता है, या शायद जोमेटो क्या, उसे ना समझो, उसको तो फेमस कंपनियों के शेयर की समझ आती है कि भाई रिलायंस है, टाटा है, ये चीज़ मुझे चाहिए। तो अगर मार्केट में रिलायंस, टाटा ऐसी बड़ी हैवीवेट ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स परचेज के लिए अवेलेबल ना हो, तो बहुत सारे नए लोग देख के चले जाएंगे, वो कुछ खरीदेंगे नहीं। तो क्या करना पड़े, अंबानी को बोलना पड़े कि देखो आपके पास 90% शेयर्स हैं, तो थोड़ा इन गरीबों को स्वाद लेने दो भाई, सारा कुछ लेके मत बैठ, ताकि ये कुछ एक चीज़ खरीदे, इसको प्रॉफिट हो तो फिर कुछ और चीज़ खरीदेगा, और वो एक रेगुलर इन्वेस्टर बन जाए। या आप ऐसे सोचो कि बॉलीवुड को कहा जाए कि भाई तुम सिर्फ अपने नेपो किड्स को नहीं, कुछ बाहर वाले को भी मौका दो, ताकि उसके बाने वाले चलता रहे। तो सेबी ने ये जो बड़ी कंपनियां इनको बोला कि देखिए मान लो रिलायंस है, तो हमारे पास मान लो 90% शेयर हो, तो इसमें से आपने मिनिमम ऐसा होना चाहिए कि 25% शेयर जनता के पास होने चाहिए, मतलब जनता के पास अभी 10% है, तो अंबानी ने अपने 15 उनको बेच देने चाहिए, ताकि मिनिमम शेयर होल्डिंग कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर 25% जनता के पास होनी चाहिए। इससे क्या फायदा है, आपको अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स मिलेंगे, तो आपको स्वाद लगेगा, तो फिर आप बहुत ज्यादा दूसरे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेबी ने ऐसे रूल्स बनाए, हालांकि कोरोना और उसके बाद ये सबको पोस्टपोन कर दिया, तो अब ये हो नहीं रहा है। तो अलग अलग टाइम न्यूज़पेपर में जो समाचार है कि सेबी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग लिमिट्स को चेंज किया, पोस्टपोन किया, तो बोलना क्या चाहते हैं, वो ये चीज़ बोलना चाहते हैं। नया जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने कहा कि देखो भारत में शेयर बाजार तो काफी डेवलप हो चुका है,
उसकी जड़ें काफ़ी गहरी हो चुकी हैं, छोटे-छोटे गाँव शहर के लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन भारत में बॉन्ड मार्केट वो काफ़ी कमज़ोर है। इट इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड। आप कहें ऐसा क्यों? उसका बड़ा एक कारण है कि जो मेरे आपके जैसे नॉर्मल लोग हैं, वो सोचे अगर हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए, तो बॉन्ड की क्या समझ लेने बैठे, सीधा हम बैंक में जाके सेव कर देना। अगर आपको ये है कि मुझे चलो 6% ब्याज चाहिए, तो इसमें क्या सोचना है, फिक्स्ड डिपॉजिट कर दो ना, उसमें बॉन्ड का कौन-सी कंपनी का बॉन्ड अच्छा बुरा है, क्या समझने हम टाइम वेस्ट करें। तो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम है, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी कम है। इंस्टीट्यूशन मतलब एलआईसी वगैरह संस्था है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा देखो जनता अपना पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे एलआईसी को देगी। एलआईसी का काम क्या है? ये सब पॉलिसी में पैसा, इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा है, क्या इसमें बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। अब वो शेयर में तो इन्वेस्ट करती है, बॉन्ड में बहुत इन्वेस्ट नहीं करती। इसका कारण इंश्योरेंस सेक्टर का जो रेगुलेटर है आईआरडीआई, उसने कुछ रूल्स बनाए कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी डबल ए रेटिंग से कम वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। बॉन्ड की क्या रेटिंग है, जैसे कि ट्रिपल ए हो, डबल ए हो, फिर बी, सी, डी। तो जितना नीचे वाला होगा उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, उसमें ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और एलआईसी तो भाई डबल ए से नीचे जा नहीं सकते, तो इसमें क्या ही कमाएंगे, तो हम जाके शेयर ही खरीद लेते हैं। तो बॉन्ड मार्केट को पैसा नहीं मिला तो वो कमजोर रहेगा। दूसरा, आईआरडीआई ने ये कहा कि इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के बॉन्ड नहीं खरीद सकती। मतलब समझो ओएनजीसी जो सरकारी कंपनी है तो उसके बॉन्ड खरीद सकती है, अदानी निकाले तो ये लोग नहीं खरीद सकते। तो इस कारण से भी सब डेवलप हो नहीं पाएगा, क्योंकि और कंपनियों को भी पैसा नहीं मिल रहा है फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट। सो दिस इज अ चैलेंज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। वापस शेयर मार्केट में आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि देखो 2020 में करीब 5 करोड़ लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे थे भारत के, जो बढ़ के 13 करोड़ हो गए हैं बाय 2024। तो कैपिटल मार्केट एंड शेयर मार्केट हैज डीपन्ड, ये और गहरा हुआ है, गरीबों का भी पैसा चूस रहा है। आपके तो बहुत बेस्ट चीज़ है, यू आर राइट। लेकिन फिर इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ चिंता भी जताई। वो चिंता ऐसी कि शेयर बाजार में समझो लेट मी गो बैक। ये जो हमने ट्रेंड देखा, इसमें सबसे ज़्यादा फॉल कब आया था? 2020 की शुरुआत में बहुत बड़ा फॉल आया था। 20-40% गिर गया होगा सब। उसके बाद भी फॉल आया, पर वो क्या 10-15% के। और ज़्यादातर जो इन्वेस्टर आए मैंने बताया जो 13 करोड़, पहले तो जो भी 5 करोड़ थे, तो जो नए जितने लोग आए हैं, ये सब कोरोना के बाद आए हैं। तो उन्होंने असल में बाजार का असली रूप देखा नहीं है। उन्होंने सिर्फ तेज़ी देखी है, उन्होंने मंदी बहुत ज़्यादा देखी नहीं है। वरना हम पीछे जाएँ, सबप्राइम क्राइसिस वगैरह लगभग 5, 7, 10 साल तक शेयर बाजार उठे ही नहीं। 2-3 टका ही आपको रिटर्न मिले और आप फँसे रहे, आपको पता नहीं कि मैं अब क्या करूँ? ऐसा इन्होंने देखा नहीं है, ये कोरोना के बाद वाले नए इन्वेस्टर ने। इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि जो नए इन्वेस्टर आए उन्होंने साइकिल्स नहीं देखी है। दे हैव नेवर सीन हेवी फॉल्स। आपके अभी गिरा है ना, भाई अभी गिरा है वो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट केम अर्ली पीरियड में जब हुए थे। तो ये सह नहीं पाएँगे। अगर नेक्स्ट क्राइसिस इतना बड़ा हुआ जैसा अमेरिका में 2007 का सबप्राइम क्राइसिस होगा, तो ये सह नहीं पाएँगे। इसके चलते इनकी स्पेंडिंग और सेविंग हैबिट में भरपूर चेंज आ जाएगा। कभी मान लो ये हर महीने एसआईपी के नाम पे 10,000 इन्वेस्ट करता है, फिर वो ज़ीरो कर देगा, तो बाजार और नीचे गिर जाएगा वगैरह-वगैरह। सो दैट इज़ एन एप्रीहेंशन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। मैं कहूँ कि सूर्य उदय होता है, सन ग्लोज़, सन राइज़ेस, तो प्लांट भी ग्रो करता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दिस रिलेशनशिप इज़ टू करेक्ट। लेकिन मान लो कोई प्लांट मर जाए, तो क्या सूरज भी मर जाएगा? जवाब है नहीं, क्यों? क्योंकि रिश्ता उल्टा तो है नहीं, ये तो वन वे टाइप का रिश्ता है। उसी तरह चाकू पे तरबूज गिरे या तरबूज पे चाकू गिरे, तो बर्बाद किसको होना है? वाटरमेलन को। ऐसे ही कुछ पैटर्न इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि देखो जब अमेरिका का शेयर मार्केट गिरता है, तो भारत का भी शेयर मार्केट गिरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फॉरेनर्स हैं, जो गोरे भारत में आए, वो वहाँ का लॉस उसका वो मान लो $100, तो भरपाई करने के लिए क्या करे, इधर में $100 का माल बेच के उधर एडजस्ट करता हूँ। तो इफ यूएस मार्केट फॉल्स, देन इंडियन मार्केट डेफिनिटली फॉल्स। पिछले 10-20 साल का उसने एनालिसिस किया कि 22 बार मार्केट जब थोड़ा भी गिरा, उसमें से 21 बार तो ऐसा कि अमेरिका का मार्केट गिरा तो भारत का भी गिर गया। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिका का मार्केट गिरा पर भारत का नहीं गिरा। तो दिस इज वन। नाउ इज द रिवर्स थिंग ट्रू कि अगर प्लांट मर जाए तो सूरज भी मर जाएगा? मतलब किसी कारण से सिर्फ इंडिया का मार्केट गिर जाए तो क्या अमेरिका का गिर जाएगा? जवाब ऐसा नहीं है। इफ इंडियन मार्केट फॉल्स, देन यूएस मार्केट आल्सो फॉल्स। क्या ऐसा होता है? जवाब है नहीं। उल्टा कुछ बार तो ऐसा हुआ है कि भारत का बाजार गिरा है तो अमेरिका का बाजार ऊपर गया है। ऐसा क्यों? आप सोचो कि भारत का बाजार गिरेगा, मान लो जो भी अदानी का नेगेटिव रिपोर्ट है हिंदन भर में, तो पैनिक में जो गोरे इन्वेस्टर है वो पैसा निकाल के भागेंगे, और भागेंगे तो अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, और शेयर बाजार ऐसा जानवर उसको पैसा दोगे वो ग्रो करेगा। तो व्हेन इंडियन मार्केट फॉल्स, अमेरिकन मार्केट डज नॉट फॉल। समटाइम्स अमेरिकन मार्केट वो तो उल्टा और ग्रो कर जाता है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने ऑब्जर्व किया। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी पाया कि ये जो सारी समस्या थी पहले से थोड़ी मतलब कम है अब। रवीश कुमार तो ऑफकोर्स की हाकार मच गया है, बसवाहा हो गया वगैरह। इकोनॉमिक सर्वे को काउंटर करने के लिए कुछ डेटा देता है, ये लेटेस्ट वाला 2025 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया कि देखो 2020 मार्च में जब कोरोना चरम पे था, एफपीआई वालों ने $8 बिलियन भारत के बाजार से निकाल लिया, और भारत का जो निफ्टी वगैरह 23% गिर गया। उसके मुकाबले 2024 अक्टूबर में भी जो हमने देखे कारण अलग-अलग, उसके चलते वो $11 बिलियन लेके भाग गए, लेकिन इस बार गिरा सिर्फ 6.2%। हम ग्राफ में इसको वापस देखिए, इधर गया। देखिए इधर 2020 में वो जो मान लो 8 बिलियन भी लेके गए तो अपना मार्केट जो भी सपोज 23% गिर गया। अब 2024 अक्टूबर से भी गिरा है, लेकिन ये जो गिरा ये मुश्किल से 6% गिरा है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कुछ डेटा अपने हिसाब से जस्टिफाई कर रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि जितना ये लोग बेच के जाते हैं तो सामने म्यूचुअल फंड और भारत के दूसरे इन्वेस्टर खरीदते रहते हैं। तो जब तक खरीदते रहेंगे तो क्या सप्लाई डिमांड ऐसी बनी रहेगी कि एकदम नीचे नहीं गिर जाएगा। बट आपको दैट इज 2024 अक्टूबर, उसके बाद 2025 में जाए तो अभी और थोड़ा नीचे जा रहा है वगैरह वगैरह। इकोनॉमिक सर्वे को ये डर है कि 2025 में अमेरिका का शेयर मार्केट भारी रूप से गिर सकता है। उसका कारण कि पिछले 2 साल से उसके शेयर 20% ऊपर चढ़ गए। लेकिन अमेरिका के आम आदमी की इनकम उतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं है। तो फिर अब टेस्ला या एप्पल कोई भी नए प्रोडक्ट लॉन्च करे, भाई खरीदेगा कौन? प्रॉफिट कहाँ से आएगा? और प्रॉफिट नहीं आएगा तो फिर वो डिविडेंड अच्छा नहीं देगा, तो सनोफी वाला केस हो जाएगा, ओवर प्राइस या ओवर वैल्यू शेयर हो जाएगा। तब इन्वेस्टर भागना शुरू करेंगे, फिर उधर से पैसा निकाल के बिटकॉइन, गोल्ड, रियल एस्टेट में जाएंगे, तो हो सकता है अमेरिका का बाजार फिर से गिर जाए। आपके गिरने तो इसमें हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको फर्क पड़ता है, वही तो मैंने आपको बताया भाई, जब भी अमेरिका का मार्केट गिरेगा तो इंडिया का मार्केट भी गिरता है। 21 आउट ऑफ 22 टाइम्स दिस हैज हैपेंड। ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे सब साइकिल हमें एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमने जान लिया। इसके बाद का मुद्दा आता है कि अलग-अलग जात के स्कैम्स और उसमें क्या होता है। फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं। लेट अस टेक अ ब्रेक एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तब तक आप एक और एमसीक्यू ट्राई करें कि सीबीएलओ क्या है। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
2 more minutes. हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है सीबीएलओ क्या है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। चालू, प्रतीक्षा, चिराग, दीक्षा, आनम, सौम्या, राहुल, दिव्या, तिकचंदन, अमरीश, आसमा, दुष्यंत, हयात, अलका, आंचल, अंकित, साइनी, मधु, हिमांशु, समृद्धि, आर्यन, हीलर, बॉबी, आर्नव, ज्योति, दिव्या, आतिश, सचिन, मधुकर, मुक्ता, देवयानी, अनिशा, अर्पिता, विष्णु, प्रीति, अभिषेक, अल्फ्रेड, 7, छवि, अविनेश, नेहा, अमर, अर्जुन, उत्कर्ष, तनिष्क, करेक्ट आंसर्स। तो भाई क्या है, शॉर्ट टर्म वाला इंस्ट्रूमेंट है ना, आपके लोन है, लोन बराबर है, पर बॉन्ड जो होते हैं वो 1 साल या उससे ज्यादा के लिए होते हैं, ये 1 साल से कम का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो द आंसर इज सी। ये 2024 में पूछा, मतलब पिछली प्रीलिम में। ये तो मैं 10 साल या उससे ज्यादा से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल में कभी नहीं पूछा, अभी पूछा। हैंड आउट लंबा है, हाँ तो भाई हम लंबा ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको 10 मछली खिलाऊं और उसी में से 10 सवाल आने हैं, 1000 मछली लेके चलेंगे उसमें से 10 मछली निकल सकती है। तो यस, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं बोल सकता हूँ देखो मैंने तो पढ़ा थे तो हैंड आउट में दिया था, बट आपको भी उसको याद करके जाना पड़े, इसलिए हल्के में मत लीजिए जो हैंड आउट है उसको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। आपके मुझे ये याद नहीं रहता, नो प्रॉब्लम, तो कोई और सब्जेक्ट तैयार करो, पर समझो मतलब बिना मेहनत के या ट्रिकबाजी से तो ये हो नहीं सकता। जिन्होंने 2-3 साल के पेपर देख के यूट्यूब पे गेस्ट मास्टर की वीडियो बनाते हैं उन्होंने ये सब देखा नहीं है, तो वो कहते हैं ये तो काम का नहीं, तो फालतू 50 पेज पढ़ा रहा है। उनको व्यूज चाहिए भाई, उनकी अलग चीज है, मुझे टॉपर्स चाहिए, तो मेरा अलग टारगेट है, और जैसे जैसे टॉपर नीचे रैंक 1 होना चाहिए, दैट इज माय टारगेट। नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज मोस्टली स्कैम्स। शेयर मार्केट का एक जनरल पैटर्न देखा, इकोनॉमिक सर्वे के ऑब्जर्वेशन देखे, अब उसके बाद स्कैम्स देखें। स्कैम्स में समझो एक दो लाइन में हमें इंस्ट्रूमेंट समझने, बहुत ज्यादा लोड उसका लेना नहीं है। हर्षद मेहता, केतन पारेख वगैरह ने जो किया उसे हम कहते हैं शेयर प्राइस रिगिंग या पंप एंड डंप। मतलब एक एसीसी सीमेंट नाम की कंपनी थी, 1992 में उसका 200 रुपए का शेयर चलता था। हर्षद मेहता ने ये किया कि दे दनादन खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, तो शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ते बढ़ते उसने करा दिया 9000, तो उसने क्या किया, मनी पंप करके शेयर को ऊपर चढ़ा दिया। अब आप लॉजिकली सोचो, 200 रुपए का शेयर 9000 का शेयर हो गया, तो क्या एसीसी सीमेंट इतना प्रॉफिट जनरेट करेगा कि इसके मुकाबले डिविडेंड इतना आएगा कि आपको अच्छा सा यील्ड दिखे? जाबे नहीं, ये तो गिरना ही था, ये तो मतलब करेक्शन आना ही था। तब वो क्या करेगा, जब अब नया इन्वेस्टर आएगा कि मैं 9000 पे खरीदता हूं ताकि इसका भाव 10000 होगा तो मुझे 1000 का प्रॉफिट हो, तब हर्षद मेहता ने जो 200 रुपए में खरीदे थे वो माल इसको 9000 में डंप करके वो भाग जाएगा, उसके बाद कोई नेक्स्ट बायर आपको मिलेगा नहीं, आप बर्बाद हो जाओगे। तो शेयर प्राइस रीडिंग या पंप एंड डंप किया हर्षद मेहता ने। अब आप कहें ये गेम खेलने के लिए वो पैसा कहां से लाया, क्योंकि ये गेम खेलने के लिए आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, ऊपर भी तो चढ़ाना है प्राइस को, बहुत सारा आपको शॉपिंग खरीदना पड़ेगा ये शेयर। तो हर्षद मेहता ने और केतन पारेख बाद में आएगा जो भी साल 2000 में, इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए और कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ गुजरात, ये कालूपुर बैंक, माधवपुरा बैंक वगैरह को चुना लगा के वहां से वो पैसा लेके गए और शेयर बाजार में डाला। इससे लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने घर में अचानक कभी बिजली का वोल्टेज बहुत बढ़ जाए तो क्या होगा, फ्यूज उसको मेल्ट हो जाएगा ताकि आपकी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट कर देता है। तो ऐसा ही कुछ फ्यूज या सर्किट ब्रेकर होना चाहिए शेयर बाजार में कि अचानक कोई कंपनी का शेयर पिछले दिन के मुकाबले 10% ऊपर नीचे हो गया तो 1 घंटे तक उसका ट्रेडिंग रुकवा दो, 15% तक ऊपर नीचे हो गया तो 2 घंटे तक उसका ट्रेडिंग रुकवा दो, 20% ऊपर नीचे हो गया अचानक से, जैसे ये लोग मैनिपुलेट करते होंगे तो मान लो पूरा दिन ट्रेडिंग रुकवा दो। ये नंबर याद नहीं रखने, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। तो सेबी ने ऐसे सर्किट ब्रेकर रूल्स लगाए ताकि अचानक कोई शेयर प्राइस मैनिपुलेट हो रहा है इतना ज्यादा तो उसको ट्रेडिंग को ही रोक देना है। मान लीजिए हर्षद मेहता हिमेश रेशमिया को कहे कि मैं आपसे इन्फोसिस का शेयर खरीदने को तैयार हूँ 1200 रुपीज में, तो हिमेश भाई क्या बराबर है, लेकिन फिर हर्षद मेहता नहीं, मेरे पास अभी 1200 रुपये नहीं है, वो तो मैं आपको 72 डेज के बाद दूंगा, लेकिन आप मेरे लिए वो एक शेयर ब्लॉक करके रखो, मुझे दे के रखो, और ये 100 रुपये मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ, आपको जो भी असुविधा हुई, इनकन्वीनियंस हुआ। फिर वो जाए नसरुद्दीन के पास कि देखो क्या तुमको इन्फोसिस के शेयर खरीदने में 1300 में देने को तैयार हूँ, मुझे आप अभी पैसा दे दो, डिलीवरी में आपको 72 डेज के बाद दूंगा जब हिमेश रेशमिया से मेरे पास आएगा। तो ये क्या कर रहा है, इसकी टोपी उसके सर पे पहना रहा है, तो इसे कहते हैं बदला सिस्टम या कैरी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। आपको रियल लाइफ में से कॉम्प्लेक्स है ये, तो वो समझाने बैठो 15 मिनट उसमें चले जाए, तो सिंपल इसकी टोपी उसके सर पे वो चला रहा है, इसको पैसा दिया नहीं लेकिन बोला मुझे शेयर दे दे, उसको बोला मैं तुमको बाद में दूंगा और पैसा अभी से ले ले, ऐसा कुछ कर रहा है। पहले ऐसे गेम बहुत होते थे क्योंकि 72 डेज तक आप ऐसा कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। ये हर्षद मेहता स्कैम इसलिए भी कर पाया क्योंकि उसके जमाने में T+72 डेज का सेटलमेंट था कि अभी आप ट्रेड करो और डिलीवरी 72 डेज बाद भी दो तो चिंता नहीं है। फिर स्कैम हुआ तो अब सेबी ने टाइट किया T+2 सिस्टम, मतलब आज मैंने और आपने हाथ मिलाया कि ट्रेड करते हैं, देन विदिन 2 वर्किंग डेज मैंने आपको शेयर की डिलीवरी देनी है, आपने मुझे पैसा सेटल करना है ताकि ऐसा इसकी टोपी उसके सर पे चला नहीं सके। तो मान लीजिए बीए मास्टर बायर है, जेठालाल सेलर है, तो उन्होंने तय किया क्या चलो डील करते हैं 1 जनवरी को, देन विदिन 1 वर्किंग डे बायर ने पैसा ट्रांसफर करना है, सेलर ने शेयर ट्रांसफर करना है, तो इसे हम क्या कहते हैं T+1 सेटलमेंट सिस्टम। ऐसा 2022 से है, फिर सेबी को लगा इसको और टाइट करना है तो वो लेकर T+1 आवर सेटलमेंट, अभी ट्रेड किया तो 1 घंटे के भीतर ही मैं पैसा ट्रांसफर करो, आप शेयर ट्रांसफर करो। इससे भी आगे सेबी लेकर T+0 सेटलमेंट या कि इंस्टेंट, जैसे क्लिक मारा आपको पैसा ट्रांसफर और आप मुझे शेयर ट्रांसफर करो। मैंने आपको बताया कि मान लो 5000 कंपनियां सेंसेक्स मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो सारी कंपनियों पर एक साथ ही रूल नहीं लागू करेंगे, वो क्या करेंगे पिरामिड बनाएंगे कि जो टॉप मान लो 30 कंपनी है उस पे पहले लागू करेंगे, फिर 500 कंपनी पे लागू करेंगे, तो धीरे धीरे वो सेटलमेंट सिस्टम ऐसे बना रहे हैं। इसलिए बार-बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते तो हर बार आर्टिकल पढ़ने नहीं बैठेंगे, उसका फिलॉसफी क्या है मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब विदेशी निवेशक है उनको मजा नहीं आता, मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि टाइम जोन डिफरेंस है।
भारत में दिन, अमेरिका में रात होती है, और उसमें भी जब समझो सैटरडे संडे तक पहुंचे और फिर मंडे हो तो सेटलमेंट करने में उनको दिक्कत आती है। लेकिन सेबी ने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही चलेंगे। डब्बा ट्रेडिंग क्या है? अब बाहर में सेलर और कल हमने देखा था, एक बीच में सेंट्रल काउंटर पार्टी होती है। जो भी हम बाइंग सेलिंग करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आ जाते हैं। और ये डीमैट अकाउंट खोलना है आपको, तो आपको पैन कार्ड लेना पड़ता है। पैन कार्ड नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देता है। और ये पूरा आजकल ऑनलाइन काम चलता है। तो समझो आपने शेयर खरीदा बेचा तो तुरंत सरकार को पता चल जाएगा तुमने कितना मुनाफा किया, और आपको उस पे टैक्स भरने पड़ते हैं। वो कौन से टैक्स थोड़ा संडे समझेंगे और बाकी सेकंड पिलर में समझेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट पिलर में हैं। तो कायदे से ट्रेडिंग करो आप, तो आपको फिजिकल डिलीवरी, मतलब डिलीवरी तो आपके डीमैट अकाउंट में होगी, डिजिटली सब काम होगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है हाँ, क्योंकि ये जो बीच में सेंट्रल पार्टी होती है वो उसे कैसे बचाती है कल हमने देखा था। लेकिन आपको सरकार को टैक्स भी भरना है, तो तीनों टिक हो गए, यस यस यस। तो फिर डब्बा ट्रेडिंग क्या है? वो सब इलीगल काम है कि वो आपस में ही सट्टा खेलते हैं डायरी में लिख लिख के कि देखो ये शेयर का भाव ऊपर जाएगा, तुमको क्या लगता है नीचे जाएगा, अच्छा तुम इतना दाव लगाओ, मैं इतना दाव लगाओ और हम सेटलमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको फिजिकल डिलीवरी ऑफ द शेयर्स तो मिल नहीं रही है, या डिजिटल डिलीवरी तो मिल नहीं रही है। इन्वेस्टर का कोई प्रोटेक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई सेंट्रल काउंटर पार्टी नहीं। आपको कोई माफिया डॉन टाइप का होगा अपना, वो तो कब उसको ठीक लगे तो आपके फेवर में बोले, नहीं तो आपको ही पैसा ले ले आपका। आप सरकार को टैक्स भरना है, टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि सब इलीगल अंडरग्राउंड काम करते हैं। तो इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। डब्बा ट्रेडिंग इलीगल है, जोखिम है, उससे बचना चाहिए। रियल लाइफ में से कॉम्प्लेक्स है पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक लाइन में जान लिया काफी। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? मान लीजिए सनोफी या नोवार्डिस कोई फार्मा कंपनी का मैनेजर है, उसको पता है कि हमें नया ड्रग अप्रूवल मिला है, नया वैक्सीन आने वाला है, जिसके चलते हमारी कंपनी का शेयर 500 से 5000 का हो जाएगा। तो वो तो एडवांस में खरीद के रखे, जब 500 में मिल रहा है ताकि बाद में जब भाव ऊपर जाएगा दूसरों को बेचे। तो ये अनएथिकल है, क्योंकि इसको ज्यादा पता है, हमको कम पता है। विद आउटसाइडर्स डू नॉट नो अबाउट दिस, तो वो ऐसा अनड्यू एडवांटेज ना ले सके, इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल डिक्लेयर हुआ है। कंपनी की जिसको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का एम्प्लॉय वगैरह, तो वो ऐसे एडवांस में खरीद के करे, वो सब इलीगल है। एलआईसी आप जानते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, क्लाइंट से पैसा लेगी और उसको शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। मान लीजिए एलआईसी ने ये डिसाइड किया हो कि हम अदानी के 500 करोड़ के शेयर खरीदते हैं, तो यानी कि अदानी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी, तो अदानी के शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा कि पहले 1300 रुपये का हुआ 1500 का हो जाए। यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि एलआईसी मोटे जत्थे में जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो अदानी के शेयर का भाव बढ़ेगा। अब एलआईसी का कोई एम्प्लॉय है, उसको ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा होने वाला है, तो वो क्या करे, अपना पर्सनल डीमैट अकाउंट उसमें अदानी के शेयर एडवांस में खरीद के रखे, क्योंकि उसको पता है एलआईसी खरीदे उसके बाद ऊपर चढ़ना है, तो मैं अपने लिए भी थोड़ा खरीदता हूं ताकि उसको बेच सकूं और मुझे प्रॉफिट। तो इसको कहा जाता है फ्रंट रनिंग। मतलब क्या, हाथी के आगे भाग रहा है ये, क्योंकि इसको पता है हाथी जब खाना खाएगा तो ये और डिमांड बढ़ेगा वगैरह। तो दैट इज फ्रंट रनिंग एंड दैट इज आल्सो इलीगल। ये जो केतन पारेख नाम का एक स्कैमस्टर है, उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसा वापस किया, तो ये चर्चा में है। एक जमाने में आपको याद हो, ये जो रेडमी, ओप्पो, वीवो के फोन पूरा साल नहीं मिलते थे, उसका सेल निकले और आपने उस दिन ही बुक करो तो मिल गया, तो मिल गया, वरना सब स्टॉक खत्म हो जाए। अब जब भी ऐसा चलता था, तो पुराने जमाने की बात है, कोरोना से पहले, कि रेडमी 6 आया, आप उसको अमेज़न पे क्लिक करो, लेकिन आप क्लिक करो उससे पहले ही पूरा स्टॉक खत्म हो जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कुछ ऐसे हैकर, नर्ड्स, गीक्स होंगे जिन्होंने कंप्यूटर पे स्क्रिप्ट लिखा होगा कि वो जैसे ही साइट एक्टिव हो जाए, वो मतलब 0.01 सेकंड में क्लिक मारता रहे। ये चीज़ खराब क्यों है? मान लो 6000 का फोन हो, हमें ईमानदारी से खरीदना था, हम खरीद नहीं पाए, और हैकर के पास सारा स्टॉक चला गया, फिर वो वही फोन हमें ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट में 8000 में बेचेगा। ये गलत चीज़ है। अल्गो ट्रेड क्या है? एक तो इंसान ट्रेडिंग करे शेयर मार्केट के ग्राफ समझ के, या फिर आप एल्गोरिदम को सब सिखा दो कि ऐसा ग्राफ बने, ऐसा बैलेंस शीट हो तो तुम ऐसे ट्रेड करना। उसे कहते हैं अल्गो ट्रेड, एल्गोरिदम बेस्ड बाइंग सेलिंग ऑफ द शेयर्स। ये भी खराब क्यों है? क्योंकि जिनके पास ऐसा हैवी कंप्यूटर सिस्टम है, ऐसा सब सब्सक्रिप्शन है एआई का, वो सारी अच्छी अच्छी डील कॉर्नर कर देगा, क्योंकि इंसान इतना तेज तो सोच नहीं सकता, इतना तेज क्लिक नहीं कर सकता। खराब भी उपयोग हो सकता है। हमने देखा भी कि सपोज कोई शेयर का भाव 10% ऊपर नीचे हो जाए और सेबी बोले कि हम सर्किट ब्रेकर उसमें लगा देंगे, फ्यूज उड़ा देंगे, उसका ट्रेडिंग रोक देंगे, तो जिसको मैनिपुलेट करना है वो क्या करे? नहीं, एआई को कमांड दे कि भाई 10% नहीं, सिर्फ 8% ही मैनिपुलेट करना, ताकि हम लोग रडार में नहीं आ जाए। इस सब में अल्टीमेट नुकसान स्मॉल ट्रेडर का होना है। तो अल्गो ट्रेडिंग का क्या किया जाए? सेबी ने इसको बैन नहीं किया। सेबी इसको रेगुलेट ऐसे कर रहा है कि एक डीमैट अकाउंट से मान लो 1 सेकंड में 100 से ज्यादा ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकते। तो अपने आप वो क्या, जितना तेजी से काम करता है वो थोड़ा स्लो है। तो अल्गो ट्रेडिंग इज नॉट बैन्ड, बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन कि 1 मिनट में 1 सेकंड में वो कितने ऑर्डर प्लेस कर सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मान लो वो मुंबई में हो, अब जो आसाम में बैठ के ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है आदमी, हाँ, पर मुंबई से आसाम तक डेटा जो जाएगा इंटरनेट से, तो हो सकता है 0.1 सेकंड लग जाए उसमें। लेकिन ये केतन पारेख और ऐसे सब जो हो ट्रेडर्स, ब्रोकर्स, वो एनएसई ऑफिस के 100 मीटर बाजू में ही अपना केबल लगा दे, और वो भी ऐसा कि जियो से ऐसा घूम के आएगा, ऐसा नहीं, तुम्हारे सर्वर से सीधा ही केबल मेरे कंप्यूटर में फिट कर दो, तो उसे तो 0.002 सेकंड में सब डेटा मिल जाएगा। तो प्राइस जो भी चल रहा है तुरंत वो तो अपने अल्गो ट्रेड को कमांड दे देगा और सारी अच्छी डील्स वो कॉर्नर कर लेगा। इसे आप क्या कहेंगे? को लोकेशन कंट्रोवर्सी। को लोकेशन कंट्रोवर्सी मतलब जो ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के एकदम करीब में अपना कंप्यूटर सिस्टम लगा दे और सीधा केबल वहां पर चिपका के हाई स्पीड ट्रेडिंग करे, ये इलीगल है, क्योंकि यहाँ पर ये इलीगली सीधा केबल लगा रहा है। लेकिन स्वाभाविक है एनएससी के कुछ ऑफिसर करप्ट होंगे, इन्होंने इनको पैसा खिलाया, अगर ये सब कांड होते रहे। हालांकि बाद में कुछ सबूत नहीं मिले तो सबको भाई बरी कर दिया वगैरह वगैरह, चलते रहता है। हमें पूरी चीज में नहीं जाना, हम एक लाइन में समझना था, समझ लिया। को लोकेशन कंट्रोवर्सी। इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग क्या है? आप आज ही खरीदो और आज ही बेच दो, मतलब जो 10-5 रुपए ऊपर नीचे चला गया, ऐसा स्पेकुलेटिव जुआ जो आप खेलो, उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग। इसको बैन नहीं किया, अलाउ किया है, लेकिन सेबी अलग अलग टाइम पे उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है ताकि छोटे निवेशक इसमें बर्बाद नहीं हो। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मेरी आपको सलाह ये सब में पढ़ना नहीं। कुछ लोग क्या सोचे, नहीं मुझे इंडिपेंडेंट हो जाना है, क्योंकि कुछ बार क्या माँ बाप बोले हम कमाते हैं वगैरह वगैरह, तो उसको बुरा लग जाता है, तो वो सोचे मैं कमाना शुरू करता हूं। तो भाई तमीज से नौकरी करके कमाओ, ये सब में आप पढ़ोगे होगा क्या, किसी दिन आपको प्रॉफिट हुआ, मूड अच्छा है तो पढ़ाई में ध्यान लगे, किसी दिन आपका लॉस हुआ, मूड आपका बर्बाद हो जाए, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगे। दूसरा ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग में होगा क्या कि समझो आपने 100 रुपए लगाए तो आपको 1 रुपए का फायदा हो, मान लो, तो आपकी इच्छा मुझे लाख रुपए का फायदा, तो आपको बड़ा ट्रेड करना है 10-20 गुना, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, तो किया जाता है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग मतलब जो ब्रोकर है उससे आप उधारी में पैसा लेके खेल करते हैं, तो उसमें 10 गुना फायदा भी हो सकता है, गिरा तो 10 गुना नुकसान भी हो सकता है, फिर वो बरोगे पढ़ाई कब करोगे? तो दो चीज को मिक्सअप मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। टाटा का शेयर, और टाटा मोटर्स 2019 में 500 रुपए मिलता था, और फिर 2020 में कोरोना लॉकडाउन के चलते वो प्राइस गिर जाएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर का 200 का हो गया, तो मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा लॉस हुआ। तो ये कैसा लॉस है? स्पेकुलेटिव लॉस, क्योंकि मेरा ऐसा तुक्का था या मैं जुआ खेला था कि ऊपर जाना चाहिए जो नहीं गया, तो इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं कि वो मुझे आके भरपाई करे। तो स्पेकुलेटिव लॉस जो आपका है उसमें कोई आपकी भरपाई नहीं करे। लेकिन ये जो डार्क नाइट बैटमैन हुई थी, उसके अंदर बेन या जो भी गुंडा था वो सीधा स्टॉक एक्सचेंज में जाता है और उसके एम्प्लॉय को मारपीट के सब ट्रेडिंग अपने हिसाब से करवा लेता है, और आपका लॉस हो जाए तो वो क्या हुआ? नॉन स्पेकुलेटिव लॉस। आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी ये बदमाशों ने कुछ हैक कर लिया और सब उड़ा के ले गए, तो क्या? तो ऐसे जो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है उससे बचाने के लिए
सेबी ने ये सब स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि तुम बनाओ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, उसमें कुछ पैसा रखो ताकि ऐसा जब कांड हो जाए तो इन्वेस्टर को पैसा तुम वापस कर सको। बस एक लाइन में याद रखना है। आजकल सब ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, तो हमारी बीएसई एनएससी का जो भी सर्वर मुंबई में उसका प्राइमरी साइट हो, लेकिन साइक्लोन सुनामी आ गया, युद्ध हो गया, बम फट गया, तो क्या करना है, सर्वर का बैकअप रखना चाहिए। तो उसे क्या करें, डिजास्टर रिकवरी साइट, और ये बैकअप में इतनी सेकंड में वो एक्टिवेट हो जाएगा वगैरह, ऐसा कोई आपकी स्ट्रेटेजी या प्लान होनी चाहिए। उसे क्या करें, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ताकि क्या ये हैक भी हो जाए तो भी पूरा दिन ट्रेडिंग चलता रहे, बिजनेस कंटिन्यू रहे। तो सेबी इसके डायरेक्टिव देगी, तो एक लाइन का मुद्दा, इसमें थीसिस लिखनी नहीं है। मान लीजिए आप ऑर्डर प्लेस कर रहे थे और ये बीएसई एनएससी का सर्वर ही हैंग हो गया, तो आपको जो ऑर्डर मान लीजिए कैंसिल करना, अनडू करना कुछ नहीं हो रहा है, फंस गए आप, तो फिर क्या होना चाहिए, आपका पैसा रिफंड में आना चाहिए, ट्रेड कैंसिल होना चाहिए। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, उसे क्या है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, IRR। ऐसे और भी छोटे मोटे जनरल नॉलेज है, याद रहे उतना ठीक है, नहीं याद रहे तो बाकी सब्जेक्ट क्लियर करो। मैंने फीस लिया इसलिए मैंने कैटलॉग बना के आपके हैंडआउट में दिया है। अब ये जो अलग अलग शेयर मार्केट के बीएसई एनएससी की वेबसाइट है, एनएसडीएल सीडीएसएल वगैरह डिपॉजिटरी की वेबसाइट है, वो सब सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, हैक हो गया क्या, सेबी उसको मॉनिटर करेगा। उसके लिए उन्होंने लामा आईटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। ये मैं आपको नहीं पढ़ा था, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे नाम लिखा, ये बहुत जोरदार है और मतलब ये दूसरी नदियां बह रही है, सब कुछ हो गया। तो वो एक लाइन का मुद्दा मैंने आपको बताया। इसके बाद अदानी शॉर्ट सेलिंग वगैरह कुछ चीजें हमें समझनी है। अदानी शॉर्ट सेलिंग समझते हैं, फिर एक देख लेते हैं। देखिए, स्कैम के बारे में पूछा जाता है कि नहीं, तो सहारा ने स्कैम किया, वेब सीरीज, हालांकि उसका एक सवाल आया था कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और इन्फ्लेशन में प्रोटेक्ट करता है, कल पीवाईक्यू हमने सॉल्व किया था। यस बैंक का स्कैम, उसमें 81 बॉन्ड वो हमने पढ़ लिया, हालांकि अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है। नीरव मोदी ने वो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, पंजाब नेशनल बैंक स्कैम, हालांकि यूपीएससी की दूसरी परीक्षा में स्विफ्ट के बारे में उन्होंने पूछा है, शायद इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह में। अदानी वाला जो स्कैम है उसमें कुछ शॉर्ट सेलिंग हुआ, वो क्या जान लेते हैं, बट हमें याद हमेशा है कि एक दो लाइन में पता होना चाहिए, चीज उस पर लिखनी नहीं है। तो नाउ वी लर्न अबाउट द शॉर्ट सेलिंग, नोट पे लेके बैठना, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी चीज है। मान लीजिए दो मोबाइल फोन की दुकानें हो, मृणाल की और कबीर की, और ये जो भी एक गूगल पिक्सल फोन है। सुबह 9 बजे कबीर के पास एक मोबाइल हैंडसेट है, मृणाल जो दुकान खोल के बैठा था उसके पास हैंडसेट ही नहीं है, और एक ग्राहक वॉकिंग करता है मृणाल की दुकान पे कि मुझे गूगल पिक्सल फोन चाहिए 30,000 रुपये का। तो मुझे क्या करना चाहिए, एक तो उसको बैंक उस दुकान में जाओ, लेकिन ऐसा करूँ तो मेरी रेपुटेशन कम हो जाएगी, दोबारा वो कभी इंक्वायरी में आएगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको मैं अभी लेके आता हूँ। तो मैं जाऊँ 10 बजे कबीर की दुकान पे, तो भाई अपना एक मोबाइल आप मुझे दे दो, मैं शाम तक लौटा देता हूँ। तो समझो, आई बोरोड अ फोन फ्रॉम कबीर, और मैंने बहन को वो सेल कर दिया 30,000 रुपये में, जो कि उस फोन का प्राइस है। तो 10 बजे मृणाल ने जो सेल किया उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये सेलिंग प्राइस है, जबकि मेरे पास तो फोन था नहीं, तुमने बेचा कैसे भाई, वो कबीर का मैं उधार के लेके आया था। फिर दोपहर 2 बजे तक मैं कहीं और से फोन का जुगाड़ करूँ, क्योंकि मुझे कबीर को रिटर्न भी करना है। तो मैं मान लो गूगल कंपनी को अप्रोच करूँ, अमेजॉन फ्लिपकार्ट किसी को अप्रोच करूँ कि फोन दे दो, और वो क्योंकि होलसेल पे बेचते होंगे तो वहाँ से सस्ते में मिल जाएगा। तो हो सकता है मैं गूगल कंपनी से सीधा फोन मंगवा लूँ 29,500 रुपये में, मुझे मिल जाए, और मैं 2 बजे वो फोन वापस, देखो ये भी बॉक्स पे फोन ही है, तुम वापस ले लो, कबीर को मैं वापस कर दूँ। तो उसके पास सुबह फोन था, वापस उसका फोन आ गया, मेरे पास सुबह भी जीरो मोबाइल था, अभी जीरो मोबाइल है, तो सब कुछ सेटल हो गया। अब इस डील में समझो मृणाल का प्रॉफिट क्या हुआ। सुबह 10 बजे उसने मोबाइल बेचा था 30,000 रुपये में, तो उसका सेलिंग प्राइस था। फिर दोपहर 2 बजे उसने गूगल से खरीदा, मतलब अब उसका कॉस्ट प्राइस आएगा कितना, 29,500 रुपये, और फिर उसने मोबाइल वापस दे दिया। अब कबीर प्राइस के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो तो ये देखेगा ना सुबह मोबाइल एक था, शाम को भी एक है, तो अपना काम हो गया। तो यहाँ पर मृणाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो मेरा प्रॉफिट है क्या, 500 रुपये। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। मतलब जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, वो कहीं से उधारी में आप लेके आओ और ग्राहक को चिपका दो, और बाद में कहीं और से वो चीज़ खरीद के लाओ, और जिससे आप उधारी में लाए थे उसको वापस कर दो। गिव यू 30 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो। आपका ये तो मोबाइल है ना, शेयर बाजार पढ़ा तुम, देखिए शेयर बाजार में भी ये हो सकता है। मान लो अदानी का शेयर सुबह 1800 रुपीज़ भाव पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो सुबह 10 बजे मैं सेल कर दूँ 1800 रुपये में, जबकि मेरे पास वो शेयर हो ही नहीं, मैं कहीं से उधारी में लाके मैंने शेयर किया। फिर तो 10 AM को मैंने कहीं से अदानी का शेयर बोरो किया और 1800 पर बेच दिया। दोपहर 2 बजते तब तक ये शेयर का मार्केट में भाव गिरना शुरू हो जाए, क्योंकि हिंडनबर्ग का नेगेटिव रिपोर्ट आया था कि ये स्कैम करें वगैरह। फिर गिरते गिरते मान लीजिए हो जाए 2 बजे 3 बजे तक 1700 रुपये, तब मैं इसको कहीं और से खरीद लूँ तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1700 रुपये, और फिर मैं वो वाला शेयर जिससे मैं उधारी में लाया था उसको वापस दे दूँ, तो प्लस माइनस सब एडजस्ट हो जाए। और यहाँ मेरा प्रॉफिट क्या, तो सुबह बेचा था 1800 में, शाम को वापस खरीद लिया 1700 में, प्रॉफिट है 100 रुपये। तो दिस इज शॉर्ट सेलिंग। आपके तो बेस्ट है ना भाई, यही करते हैं भाई, ये आपको तभी प्रॉफिट दे सकता है अगर मार्केट गिर जाए, क्योंकि अगर मार्केट चढ़ जाता, मान लो 1800 से 2000 का शेयर हो जाता 2 बजे, तो मुझे ट्रेड सेटल करने के लिए 200 रुपये और पे करके कहीं से लाना पड़ता, तो मेरा लॉस हो जाता। तो शॉर्ट सेलिंग, रिमेंबर, इट हेल्प्स इफ ओनली द मार्केट इज फॉलिंग, गिरेगा तभी आप सस्ते में ले सकोगे, नहीं तो सुबह से ऊपर नहीं जाना चाहिए वो। अब तो शॉर्ट सेलिंग क्या है, इट अकर्स व्हेन एन इन्वेस्टर बोरोज अ शेयर एंड सेल्स इट इन द मार्केट विद द होप टू बाय इट बैक फॉर अ लेस प्राइस। और ये आपको कब मदद करता है, जब मार्केट बियरिश मोड में हो, प्राइस गिर रहा हो, क्योंकि तभी आप बाद में सस्ते में इसको रीपरचेज कर पाएंगे, मतलब खरीद के किसी और को एडजस्ट कर पाएंगे। तो दैट इज शॉर्ट सेलिंग। अब ये तो एक दिन का हुआ, या जिसे हम कहते हैं इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कोई ऐसा, वो लंबा सोच के पहले से प्लान करके चीजें रखते हैं। तो कई बार ये हो कि मान लो आज के आज ना गिरे, लेकिन आपका उम्मीद हो कि 15 दिन बाद ये वाला स्कैम कोई एक्सपोज करने वाला है, तो अभी से मैं ये भाव पे लेके रखता हूँ, उस दिन मेरा सब काम हो जाए। तो हाउ टू डू शॉर्ट सेलिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं 1 तारीख को खरीद के रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है 24 को ये गिरने वाला है, और मुझे अभी से सारे अपने पत्ते बिछा के रखने हैं। उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे, जिसे कहते हैं फ्यूचर्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। वो कैसे काम करते हैं कल रविवार के लेक्चर में थोड़ा पढ़ेंगे, अपन एक हद से ज्यादा हमारे लिए काम का नहीं। आपको मैं बस इतना कहूँगा, ये सब में पढ़ो मत, यूपीएससी की तैयारी करो, तो इसमें भी कमाने वाले कमाते हैं, अपन उसका वो फुल टाइम धंधा है। आप हॉबी के रूप में जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। अभी जो हिंडनबर्ग इस पे आरोप क्या है, ये अमेरिका की कोई रिसर्च फर्म चलाता था, ये कंपनी को एक्सपोज कर, इसमें ये स्कैम चला, ये दांडी चली है, लेकिन उसका पैरेलल गेम क्या चलता था कि मैं ही इनको बदनाम करूंगा ताकि इनका प्राइस गिरे, तो मैं ही इनको शॉर्ट सेल करूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा।
मतलब बदनाम भी हम करेंगे और तुमसे शॉर्ट सेलिंग का प्रॉफिट भी हम ही कमाएंगे। तो हिंडनबर्ग ने ये सब किया, मतलब एक्सपोज किया, ऐसा वो बोलता है, अदानी कहता है नहीं ये तो फेक न्यूज़ फैला के मुझे बदनाम करता है ताकि शॉर्ट सेलिंग में ये कमा सके, ऐसा ऐसा ही चल रहा है। सो दैट इज अदानी हिंडनबर्ग क्राइसिस। हालांकि बाद में हिंडनबर्ग ने अपना दुकान ही बंद कर दिया और वो सब में हम जाएंगे नहीं, अपने एग्जाम में काम करेंगे। ये सब के चलते आप पाएंगे कि अदानी का शेयर नॉर्मली 3-4 हज़ार की रेंज में चलता था, फिर 2023 में अचानक गिर जाता है, 3 हज़ार का सीधा लगभग समझो जो भी 1300 में आ गया हो। तो इसे हम क्या कहें, बहुत अस्थिरता हो गई यहाँ पर, प्राइस वॉलेटिलिटी, कीमतों में अस्थिरता। इसको मैथमेटिकली आप कैसे एक्सप्रेस करें, उसका इंडिकेटर होता है वीआईएक्स विक्स। इसी के चलते 2023 में आप पाएंगे बाजार भी गिर गया था, क्योंकि अदानी गिरा तो फॉरेन इन्वेस्टर इतने पैनिक हो गए कि भागो, मतलब पूरा भारत बर्बाद हो जाने वाला है, भागो इधर से। लेट मी शो यू द ग्राफ जो हमने ब्रेक से पहले देखा। इधर ये 2022 में गिरा क्यों, रशिया यूक्रेन क्राइसिस थी। 2023 में यहाँ से यहाँ गिर रहा है क्यों, अदानी हिंडनबर्ग। फिर हिंडनबर्ग ने वापस 2024 में भी ऐसी कोशिश की जिसको हम 2.0 हिंडनबर्ग, लेकिन उस वक्त क्या अब सब लोग की मैच्योर होते, क्या वही तू तो आते बोलते रहता है, तो फिर गिरा नहीं उल्टा ऊपर चढ़ गया था उस दिन। तो दैट इज हिंडनबर्ग एंड शॉर्ट सेलिंग। नाउ अब इसमें ये तो मतलब एक केस कंप्लीट हो गया, हिंडनबर्ग इज ओवर। अब अदानी एक दूसरे केस में फंस गया। उस पर ऐसा आरोप है कि अमेरिकन इन्वेस्टर से आपने पैसा उठाया और उसकी मदद से भारत में कुछ सोलर प्लांट आपको लगाने के प्रोजेक्ट करना था, लेकिन उसके वास्ते इंडिया के जो भी आईएएस ऑफिसर या अधिकारी होंगे इनको अदानी ने पैसा खिलाया, ब्राइब दिए कि आप मेरा प्रोजेक्ट पास कर दो। तो यहाँ पर अमेरिका में सब करप्शन के ऐसे कानून है कि देखो तुमने अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा लेके किसी को भी ब्राइब दिया तो ये सब गलत है, तुम्हारे पे हम केस करेंगे। तो अदानी के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। कहाँ, अमेरिका में। अब कोर्ट में केस चले तो आप जानते हैं उस व्यक्ति को कोर्ट तलब करेगी जिसको हम कहते हैं समन्स दिया। तो अमेरिकन पुलिस ऑफिसर अदानी को समन्स कैसे दे, ये तो इंडिया में है। तो उसके लिए याद रखना है, एक हेग सर्विस कन्वेंशन है, हेग मेरे ख्याल से नेदरलैंड या कहीं पर है। उधर भारत ने, अमेरिका ने, बहुत सारे देशों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि चलो केस अमेरिका में चल रहा है, लेकिन जो अपराधी या वो जो अक्यूज है वो भारत में है, तो हम इस बिल के तहत अमेरिकन पुलिस, मान लो भारत की पुलिस को वो समझ देगी और भारत की पुलिस जाके उस व्यक्ति को समझ दे के आएगी। तो अब ये चीज चले तो टर्म इन न्यूज इज हेग सर्विस कन्वेंशन। दूसरा मित्रों, ये फोटो आप देख रहे हैं तो ऐसा तो हुआ है नहीं, ये तो मैंने बनाया, मतलब यही से बना होगा। यही में भी ऐसा है आजकल कि जैसे चैट जीपीटी और बाकी एआई है, उसमें आप ऐसा लिखो तो वो रिजेक्ट कर देगा कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक ऐसा रियल व्यक्ति पे हम नहीं बनाते। लेकिन इलॉन मस्क का कौन सा है, ग्रॉक नाम का एआई है, उसमें मतलब सब कुछ उसने अनलॉक करके रखा था, आप कुछ भी उसको बोलो कुछ भी बना देता है। मैंने उसको लिखा अच्छा ऐसा बनाओ कि अमेरिकन पुलिस ऑफिसर गिविंग समझ नहीं, तो उसने बना दिया। मतलब जो पॉलिसीज वगैरह बाकी चैट जीपीटी या उन्होंने लगा के रखी है कि मिसयूज नहीं हो, वो ग्रॉक वाला ऐसा नहीं करता, इलॉन मस्क ऐसा नहीं करता। तो नाउ इमेजिन द डेंजर्स ऑफ एआई। ये तो ऐसा बना दिया, भविष्य में और रिफाइन हो जाए तो क्या क्या फोटो बना सकते हैं, और किसी को भी कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र हनन कर सकते हैं, ये तो ऐसा गलत काम कर रहा था। तो दीज आर डेंजर्स ऑफ एआई। इन्फ्लुएंसर आप जानते हो क्या क्या प्रमोट करेगा कोई चीज को, तो इन्फ्लुएंसर क्या करेगा कि ये वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे होते हैं इन्फ्लुएंसर। अब ऐसा यूट्यूब पर अरशद वारसी ने कुछ बनाया था, एड वीडियो या कुछ, फिर वो फंस गया था, फिर छूट गया। हमें क्या एक लाइन में याद रखना है, इन्फ्लुएंसर। तो शेयर मार्केट में नया भी रिस्क है क्या, ये सब इन्फ्लुएंसर जो ओपिनियन बिल्ड करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। इतना सब शेयर मार्केट का पढ़ के कुछ लोगों की ज्ञान पिपासा बढ़ जाती है, और गलती से एक तो वेब सीरीज देख ले तो मतलब उसका बहुत रिस्क है। तो ये स्कैम 1992, ये हर्षद मेहता कोई हीरो नहीं है। गुजरात में ये कालूपुरा, माधवपुरा वगैरह बैंकों में 20-30 हजार करोड़ का उसका जो स्कैम है, कई लोगों के पैसे फंसे, अब तक फंसे, वापस नहीं हुए, कितने फैमिली बर्बाद हुए, जिनको पता भी नहीं था, उन्होंने तो बैंक में पैसा डाला था, शेयर मार्केट में घुमा के चूना लगा के गया। वेब सीरीज देख के किसी का कैरेक्टर पे बिलीव ना करो। कल उठ के ये तो ऐसा है कि लादेन या अलकायदा की भी वेब सीरीज करे तो ऐसा ग्लोरीफाई करे कि बाबू सोनू को लगा वो तो कितना अद्भुत था, व्हिच इज नॉट ट्रू। तो रिमेंबर, आप अधिकारी बन रहे तो आपको कड़क रहना है ये सब ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ। इसके बाद थोड़े और भी टॉपिक हैं, छोटे हैं अपन, वो एक साथ हमको पढ़ने हैं। सो लेट अस टेक अ स्मॉल ब्रेक और उसके बाद बाकी चीजें हम लोग खत्म करते हैं। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। 3 more minutes. One more minute.
मित्र मेरा स्क्रीन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अभी एक आध 2 मिनट के लिए ऐसा लगे बंद हो गया तो चिंता मत करना, वो रिफ्रेश मार के मैं खुद ही वापस आ रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आप वोट करें। रेणुका, सचिन, सौम्या, छवि, अमर, अनदर डांस रिजल्ट्स, वी मूव फॉरवर्ड। अब सब छिटपुट मुद्दे हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब भारत सरकार को लोन में पैसा चाहिए, आरबीआई उसको सब मैनेज करती है। आपकी चाहे मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है, उसके 2 तरीके हैं। पहले आप अपना एक डीमैट अकाउंट खोलो, फिर आप ये कोई म्यूचुअल फंड या एनबीएफसी कंपनी को बोलो, जैसे यूटीआई म्यूचुअल फंड वगैरह, कि मेरे वास्ते आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो। सो दिस इज वन वे टू गो अबाउट इट। दूसरा तरीका ये है कि आप जाके सीधा आरबीआई में अकाउंट खोल दो, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। आरबीआई का जो इक्विटी प्लेटफॉर्म है उसमें आप अकाउंट खोल दो और आप सीधा भी जाके सीधा आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। तो देयर आर 2 वेज टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आरबीआई उसका ये ई कुबेर नाम का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर या पूरा वेबसाइट होगा, उसमें अलग अलग विंडो होंगे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाला विंडो, जिसमें रेपो वगैरह खेल करे, टीआरआर एसएलआर का खेल करने का विंडो, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स और उसके सर्टिफिकेट ट्रेड करने का विंडो, वो पिलर 1 2 में सब देखा था। फिर उसी के नीचे होगा आरबीआई का सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, जिसमें नेफ्ट और आरटीजीएस से मनी ट्रांसफर करते हैं। और एक और विंडो होगा जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेडिंग हो, उसे करते हैं एनडीएस वाला विंडो। तो आरबीआई का नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम एनडीएस, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बाय सेलिंग होता है। अब जब जो भी 50-60 के दशक में तो टेलीफोन से सब डील करते होंगे, तो ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि तब तो वेबसाइट नहीं था, फोन आप करते ये नंबर है इतना इन्वेस्ट करो वगैरह वगैरह। फिर होगा ओवर द काउंटर यानी ओटीसी, कि मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी अब सेकेंडरी मार्केट होगा जहां पर रीसेल करते हैं। तो जेठा ने इन्वेस्ट किया, बीड़े को बेचना है या वापस खरीदना है, तो ये एक दूसरे के ऑफिस में चले जाते और वहां डील कर लेते, तो उसे क्या कहें, ओवर द काउंटर। आजकल सब ऑनलाइन है, आजकल क्या एनडीएस ओएम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम एंड ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, उसमें होगा ये सब ऑनलाइन एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लेंगे। अब ऐसा ट्रेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी होगा, ऐसा ट्रेड बाकी शेयर फंड्स का भी होते रहे। मान लीजिए टीसीएस कंपनी है, जेठालाल उसे खरीदना चाहता है, तो वो बीड करता है कि 600 रुपये में मुझे एक शेयर लेना है। बीडे मास्टर जो इसका सेलर है, वो कहने मुझे तो 800 रुपये दो तो मैं बेचूंगा, तो ये उसका आस्किंग प्राइस है। तो समझो इनका हाथ मिल नहीं रहा है, एक आदमी सस्ते में लेना चाहते, बेचने वाला ऊपर भाव मांग रहा है, तो यहाँ पर स्प्रेड है कितना, 200 रुपये का गैप है, उसे कहते हैं बीड आस्क स्प्रेड 200 रुपये। तो डील इनका हो नहीं सकता क्योंकि मैच नहीं हो रहा है। तो डील कब होगा, या तो जेठालाल अपना बीड बढ़ा दे या बीड अपना आस्किंग प्राइस कम कर दे, तो हाथ मिल सकता है। एक एक लाइन में याद रखना, बीड आस्क स्प्रेड वगैरह। फिर वापस आते हैं, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेकेंडरी मार्केट जहां पर उसको रीसेल किया जाए, तो मैंने आपको बताया एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। ये मुझे नहीं पता था, इन्होंने पूछा तो फिर मुझे सर्च करना पड़ा, यूपीएससी ने पूछा था। फिर पूछा तो समझ लेते क्या है उसमें। ये सब बायर सेलर वहां पर क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। ये बस एक लाइन में याद रखना है, यूपीएससी ने कुछ पूछा था। अब फिर मुद्दा था येन कैरी ट्रेड, और उसके चलते भारत का शेयर बाजार गिर गया था। ये क्या हुआ, उसके लिए हमें समझना पड़ा आर्बिट्राज क्या है, येन कैरी ट्रेड क्या है और भारत पे क्या असर। मुंबई पे जो गोल्ड लैंड करे उसका भाव हो 70,000, दिल्ली तक पहुंचे भाव बढ़ जाए 70,100। तो मैं मुंबई से लूंगा, दिल्ली बेचूंगा, 100 रुपये का फायदा है। इसे क्या कहें, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज है कि जब आपको दो मार्केट के बीच जो प्राइस डिफरेंस है उसके चलते प्रॉफिट हो। जैसे दुबई में 77,000 रुपये में गोल्ड मिलता हो, भारत में 87,000, क्योंकि उस पर जीएसटी कस्टम ड्यूटी ये सब लगे। तो ये कोई एक्ट्रेस थी रानिया राव, वो क्या करे, दुबई से छुपा के सोना भारत में लाए, तो हर खेप पे उसको इतना लाख रुपए का फायदा हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड गोल्ड आर्बिट्राज, गोल्ड आर्बिट्राज। जापान की जो सेंट्रल बैंक है उनका रेपो कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो। तो वहाँ की जो भारत में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी कमर्शियल बैंक है, वो उधर जापान की भी बैंक होगी कोई, ये शिंसेई बैंक या कुछ नोबिता बैंक, उसने 0% ब्याज पे रेपो लोन लिया है, और नीचे वहाँ पर ऑटो लोन देगा तो स्वाभाविक सस्ते में 2% ब्याज पे ऑटो लोन है। ये एक सीन बना। भारत में मान लो रेपो रेट चलाओ 650, उस पर कमर्शियल बैंक ने खुद भी प्रॉफिट कमाना है, तो जब आपको वो मान लो ऑटो लोन ले, उस पर कहे कि 8% 12% इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर भी आर्बिट्राज का सीन बनता है, क्योंकि जापान से आप भारत में पैसा लाओ तो सस्ते ब्याज पे मिल गया, इधर किसी को लोन में तो आप महंगा ब्याज कमा सकते हैं। हाँ, तो येन कैरी ट्रेड में क्या होगा कि आप जापान से येन करेंसी में उधारी पैसा लो, जो भी 2% ब्याज पे मिल गया, फिर उस येन को आप रूपी करेंसी में कन्वर्ट करो और फिर भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो। उसमें मान लो 10% आपका प्रॉफिट हो गया, तो वहाँ पर तो ब्याज देना 2%, तो आपका 8% मुनाफा है। इसको कहते हैं येन कैरी ट्रेड, कि जहाँ पर इन्वेस्टर जापान से सस्ते ब्याज का लोन लेते हैं और वो पैसा बाकी देशों में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए जापान से आप 2% ब्याज पे पैसा लाए और इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपको 8% प्रॉफिट हुआ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ आपका आर्बिट्राज या प्रॉफिट 6% होगा, जवाब है नहीं, उससे कम होगा, क्योंकि बीच में बहुत सारी फी और टैक्स जुड़ जाते हैं। एक तो आप जब येन को रूपी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने वाले एजेंट का कमीशन होगा। जब आप वो करेंसी कन्वर्ट करते हैं येन टू रूपी, भारत के अंदर आके करो, तो फिर उस पर भारत सरकार जीएसटी मांगेगी, ये जो सर्विस आपने ली उसका इतना जीएसटी। फिर आप जो भी शेयर बॉन्ड खरीदते हैं उस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ऐसा टैक्स लगता है। आपको भारत के शेयर बाजार में प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ये सब हम लोग सेकंड पिलर बजट में देखेंगे। फिर आप शेयर में जब भी खरीदते बेचते मान लो जीरोधा ऐसा जो भी कोई ऐप से आप बाइंग कर रहे हैं, तो जीरोधा का जो मालिक है वो उस पर ब्रोकरेज लेगा, उसकी कमीशन दलाली अलग होगी। और जो करेंसी एक्सचेंज में आप कर रहे हैं, तो करेंसी एक्सचेंज खुद भी तो चेंज हो सकता है कि $1 का 75 का 85 हो गया। तो ये सबके चलते असल में समझो 6% प्रॉफिट आपका नहीं होगा, असल में 3% के आसपास प्रॉफिट होगा। हमें नंबर याद नहीं रखना, हमको समझना है कि ये इतना भी आसान है। कुछ लोग क्या सोचे, अभी यूपीएससी का काम छोड़ के मैं ये करता हूँ, तो ये नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो समझो पहले जापान की सेंट्रल बैंक से जो आप लोन नीचे जाता था और आप 2% में लेके आते थे, और भारत में आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपको 8% प्रॉफिट, लेकिन मैंने आपको रियल प्रॉफिट आपका सिर्फ 3% होगा, इतना सारा फी कमीशन ब्रोकरेज है। अब जापान की सेंट्रल बैंक ने ये किया कि हम जो 0% ब्याज पे नीचे लोन देते थे उसको बढ़ा के 0.25% करते, मतलब जापान की सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया। उसके चलते उनकी जो नीचे ये नोबिता बैंक और शिजुका बैंक होगी, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 2% 2.25% पे लोन देंगे। तो जापान से आप ये 2.25% में लोन लेके आओ और इस तरफ लाओ, तो फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा ना, 275 या कुछ, क्योंकि आप वहां से महंगा लेके आए हैं पैसा। तो येन कैरी ट्रेड इज नॉट सो ग्रेटली प्रॉफिटेबल नाउ, क्योंकि ओरिजिनल आपका वो सब महंगा हो गया माल। बस तो उसके चलते आप पाएंगे ये जितने फॉरेन इन्वेस्टर थे जो जापान से पैसा लाके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको फिर वो पैनिक हो गए, भागो इधर से वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस कारण से आप पाएंगे कि शेयर बाजार बहुत गिर गया, क्योंकि येन कैरी ट्रेड में प्रॉफिटेबिलिटी बर्बाद हो गई, कम हो गई। फिर अब ये क्या करेंगे, वो दूसरा कुछ बकरा ढूंढेंगे। अच्छा ब्राजील में क्या चल रहा है, इधर साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा है, उसका कुछ आपस में कैरी ट्रेड करेंगे, तो उनका चलते रहता है। सो दीस आर आल्सो फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द शेयर मार्केट परफॉर्मेंस।
अब तक हमने इंडिविजुअल शेयर का ऊपर नीचे जाता है सब देखा, बट मेनी पीपल डू नॉट हैव टाइम और एक्सपीरियंस कि हम एक कंपनी का बैलेंस शीट एनालाइज करें और डिसीजन लें कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो हम अपने पैसे दे देंगे म्यूचुअल फंड वालों को, वो जाके इन्वेस्ट करें। पैसे अलग अलग फंड सभी थोड़ा समझते हैं। इन्वेस्टर है, इन्होंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दिया, वो क्या करेगा, अलग अलग कंपनी के शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में इन्वेस्ट करेगा, फिर वहाँ से प्रॉफिट होगा तो अपना कमीशन काट के आपको देगा। तो ये तो आप यहाँ बराबर इसमें समझ गए। तो जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड है वो क्या करता है, शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में इन्वेस्ट करता है। रियल एस्टेट के ऐसे अलग म्यूचुअल फंड होते हैं जिसको हम कहते हैं राइट्स, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो आपका पैसा शॉपिंग मॉल, बिल्डिंग्स, ये सब में करेंगे। फिर वहाँ से शॉपिंग मॉल है तो अलग अलग दुकानों को रेंट पे दिया होगा, उसका रेंट यानी किराया आएगा, उसमें से आपको हिस्सा मिले, सो दैट इज राइट्स। उसी तरह कुछ होंगे ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, कि मान लो ये वाला हाईवे बना रहे हैं, इसमें हमारा पैसा है, तो भविष्य में हाईवे पे टोल वसूला जाएगा और उसमें से आपको प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनवाइट्स भी हो सकते हैं। फिर होते हैं हेज फंड्स। हेज फंड भी म्यूचुअल फंड है, लेकिन वो अमीरों के लिए, रिच पीपल, क्योंकि उसमें नियम ऐसे होंगे कि मिनिमम 2 करोड़ रुपए तो आप इन्वेस्ट करो। ये जो हेज फंड है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा आपको प्रॉफिट दिलवाने की कोशिश करेंगे। कैसे? वो सब ये रिस्की शॉर्ट सेलिंग वाइट टाइप के बहुत गेम खेलेंगे, आर्बिट्राज के और यंग कैरी ट्रेड, ऐसा सब वो विदेशों में जाके पैसा लगाएंगे, ऐसे वो खेल करते हैं। तो हेज फंड भी म्यूचुअल फंड है, पर वो ज्यादा रिस्की गेम खेलता है ताकि आपको हाई प्रॉफिट मिले। सेबी नहीं चाहती कि आम लोग इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि रिस्की ज्यादा तो समझो गिर भी सकता है, इसलिए सेबी ने रूल बनाया कि मान लो 2 करोड़ से ज्यादा है तो इन्वेस्ट कर सकते, वरना इसमें नहीं जा सकते। तो म्यूचुअल फंड, हेज फंड, राइट्स, इनवाइट्स हमने देखा। मान लीजिए आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कि जो सिर्फ इक्विटी यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट करता हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट ना करता हो, और उसमें सरकार आपको इनकम टैक्स में कुछ फायदा दे दे, तो उसे क्या कहते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS, कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड द्वारा और सरकार आपको इनकम टैक्स में कुछ फायदा देगी। क्या क्यों कैसे पढ़ने नहीं बैठेंगे अपने लिए इतना काम करने। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका ये लो मेरे 30,000 इन्वेस्ट करो, फिर पूरा साल में कुछ पैसा नहीं दूंगा, मेरी इतनी कैपेसिटी थी। SIP क्या था, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि मान लो मेरी 50,000 सैलरी में से हर महीने 5,000 रुपए तुम कट करना और म्यूचुअल फंड में डालते रहना, यहाँ क्या 5,000 में डालता रहूं, सो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। तीसरा होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, कि मान लो मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, इसमें से म्यूचुअल फंड में 70,000 डालो और बाकी का 30,000 आप समझो इंश्योरेंस टाइप का है कि मैं मर जाऊँ तो मेरी फैमिली को दे देना, इसका 5 गुना पैसा। तो दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप। यूलिप मतलब आपको दो जाके मजे दे, थोड़ा म्यूचुअल फंड वाला भी मजा, थोड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी वाला भी मजा। इसी बारे में और हम लोग पढ़ेंगे पिलर 1D में इंश्योरेंस में नेक्स्ट वीक। अभी हम लोग पिलर 1C शेयर मार्केट में है। सारी चीजें एक लाइन में याद रखनी और दिमाग में खर्च करना है। ESG म्यूचुअल फंड मतलब क्या, आपसे पैसा लेंगे लेकिन केवल ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जो एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस पैरामीटर पर अच्छी हो। तो मान लो अदानी म्यांमार के डिक्टेटर से मेटल खरीदता हो तो उसमें इन्वेस्ट हम नहीं करेंगे। शरिया म्यूचुअल फंड मतलब कि आपका पैसा लिया लेकिन शरिया कंप्लाइंट कंपनियां जो अल्कोहल, पॉर्न, गैम्बलिंग और दो ऐसे सब हराम चीजों पे नहीं है इन्वेस्टमेंट उनका, ऐसी कंपनियों में ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा जो म्यूचुअल फंड हो, हम शरिया म्यूचुअल फंड है। आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो ओपन एंडेड है, मतलब 10,000 लोग भी ले, 20,000 लोग भी ले, कोई सीट लिमिट नहीं है, क्योंकि उसको तो सर्वर में से आपको डिजिटली दिखाना है। लेकिन आप सिनेमा में जाते तो 10-20,000 आप टिकट नहीं ले सकते। सिनेमा मान लो 500 टिकट है तो 500 फिर वो बंद कर देगा, हाउसफुल है। तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसा होता है, कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं ओपन एंडेड कि दे देना, जितना आना है वो सब लोग आ जाओ, जितना पैसा देना सब दे दो। कुछ होते हैं बस जैसे ये अभी ये आखिरी तारीख है तब तक दो, फिर ये सिस्टम क्लोज और ये पैसा इसका गेम चलेगा, दूसरा चाहिए तो नेक्स्ट बस का तुम वेट करो। तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं। कोई ऐसा म्यूचुअल फंड हो जो इक्विटी यानी शेयर्स में भी इन्वेस्ट करे, डेट यानी बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करे, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करे, कैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद ले, तो फिर इसे क्या कहेंगे, हाइब्रिड, क्योंकि ये 3 जात की चीजों में इन्वेस्ट करे तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं। सेबी ने एक टूल डिजाइन किया, रिस्कोमीटर, मतलब हर एक म्यूचुअल फंड ने अपने ब्रोशर प्रॉस्पेक्टस में दिखाना पड़ता है कि हम जो गेम खेलते हैं वो कितना जोखिम वाला है। फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला कैपिटल का है कि देखो हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके पैसों का वो सब मॉडरेट टाइप की कंपनियों में करते हैं, तो टाटा म्यूचुअल फंड के नहीं, हम एकदम वेरी हाई रिस्क वाली कंपनी में करते हैं। आपके फर्क क्या दोनों में, जो हाई रिस्क वाला है वो आपको ज्यादा मान लो 12% रिटर्न ऑफर कर दे, और ये मॉडरेट वाला हो सकता है आपको 8% रिटर्न ऑफर करे। आपके पिता जिनकी सारी कमाई टाटा म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, पर भाई वो रिस्की है ना। आप याद करो IL&FS में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, IL&FS बर्बाद हो गई, इसके म्यूचुअल फंड वालों को पैसे वापस नहीं आए। तो जो ज्यादा रिस्की है उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी है तो रिस्क भी है। तो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट एपेटाइट है, आपकी जवानी के कितने साल बाकी है। अब जो एकदम बुरा आदमी वो कहे मुझे ऐसा जोखिम नहीं चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए, तो दे हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग इन देयर ब्रोशर पैम्फलेट, उसको हम कहते हैं रिस्कोमीटर। सॉवरेन वेल्थ फंड क्या है, कतर की जो सरकारी बैंक होगी SBI वगैरह, तो जैसे कतर की जो होगी उसका एक्स्ट्रा पैसा इसको खेमे रखो। कतर की जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी LIC जैसी उसका पैसा इसको खेमे रखो। कतर की फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अगर पैसा बचा हो इसको खेमे रखो। इसे हम कहें कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे। फिर वो क्या करेंगे, देश दुनिया में इन्वेस्ट करेंगे, इसमें से ये रिलायंस रिफाइनरी में इतना डालते हैं, भारत के प्रोजेक्ट में इतना डालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सॉवरेन वेल्थ फंड। किसका, कतर का, अबू धाबी का हो सकता है वगैरह। तो अभी बीच में कतर या किसी देश के वो सुल्तान आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने गए, जबकि छोटा सा देश है। क्यों, कुछ लोग कहे वो नेवी के सब लोगों को रिहा किया तो इसके लिए बनता है। हाँ, पर ये भी बनता है, उनके पास ऐसा वेल्थ फंड बहुत बड़ा है जिसमें से बहुत पैसा वो भारत में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, तो स्वाभाविक है फिर 5 स्टार ट्रीटमेंट देनी पड़े। तो दैट इज सॉवरेन वेल्थ फंड। तो हमने देखा म्यूचुअल फंड, हेज फंड, राइट्स, इनवाइट्स। इसके बाद जो बचता है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और ऑल चिटपुट मुद्दे, उसकी कोई चिंता है नहीं। कल भी अपना लेक्चर है तो सुकून से आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो शेयर मार्केट अप टू दिस राइट्स, इनवाइट्स, म्यूचुअल फंड तक देखा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शन, सेक्युरिटाइजेशन, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन वगैरह बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं, वो हम कल खत्म करेंगे। हालांकि हैंडआउट में हो सकते हैं सीक्वेंस आगे पीछे, तो लोड नहीं लेना है, कल तक तो चीजें खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। आई विल एंड द क्लास, सी यू टुमारो नाइट, लेट्स क्रैक इट।